बारिश की ठंडी बूंदें जमीन पर गिर रही थी, लेकिन असली ठंड तो हवा में तैरते उस खामोशी में थी। चुयुन सेक्ट के गेट्स के सामने पिंगचू खड़ा था। उसकी आवाज तलवार की धार जैसी तीखी। पूरा कोर्टयार्ड ठहरा हुआ था, जैसे वक्त रुक गया हो। बीच में घुटनों के बल झुका हुआ आदमी, मोलिंग्युन, चुयुन सेक्ट का मास्टर। और उसके ऊपर एक आदमी परछाई सी नजर गड़ाए खड़ी थी। अचानक पीछे से एक चीख गूंजी, मास्टर, आपने सरेंडर क्यों किया? वो डिसाइपल कांपती आवाज में बोला। आंखों में आंसू थे। याओटियन सेक्ट चाहे कितना भी ताकतवर हो, अगर हम सब मिलकर लड़ें तो हमें कोई हरा नहीं सकता। मोलिंग्युन ने बस हल्का सा सिर घुमाया, आंखें अंधेरी गहराइयों जैसी। क्या सोचा है तुमने? अगर हम हार गए तो हमारा सेक्ट बचेगा? मैं चुयुन सेक्ट का भविष्य एक बेकार उम्मीद पर दांव पर नहीं लगाऊंगा। लड़के की मुट्ठियां कांप उठी। मैं मरने को तैयार हूं मास्टर, लेकिन चुयुन सेक्ट कभी सरेंडर नहीं करेगा। लिंग्युन की आवाज बिजली की तरह गिरी। तुम मर सकते हो, पर सेक्ट नहीं। वो डिसाइपल पत्थर सा जड़ हो गया। फिर लिंग्युन ने नजरें घुमाई। सिपिंक्यू, ये है लिनबेई, इसे ले जाओ। इसके जरिए चुयुन सेक्ट की राह बची रहेगी। हमलावर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने पहली बार लड़के को गौर से देखा। 5 हेवनली लेवल कॉन्स्टिट्यूशंस और सिर्फ 16 साल में ओपन रेल्म की चोटी पर। तुम्हारी ताकत तुम्हारे सेक्ट मास्टर के बराबर है। वो हल्का हंसा, होठों पर शिकारी सी मुस्कान। सदी में एक बार पैदा होने वाला जीनियस। लेकिन अफसोस, ये 5 कॉन्स्टिट्यूशंस आपस में टकरा रही हैं। तुम कभी पूरी ताकत नहीं दिखा पाओगे, मगर चिंता मत करो। उसकी आंखें चमकी। मैं इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल करूंगा। लिनबेई का हाथ तलवार पर चला गया। चेहरा गुस्से से जल उठा। मेरे कॉन्स्टिट्यूशंस चाहते हो? कभी नहीं। लेकिन अगले ही पल सीने में जलती हुई पीड़ा। उसका बदन कांप उठा। मेरी ताकत गायब हो रही है, ये कैसे? हमलावर की हंसी बर्फ जैसी थी। बेटे, ये दुनिया उतनी सीधी नहीं जितनी तुम सोचते हो। योद्धा के लिए असली चीज टैलेंट नहीं होती, असली चीज है दिल। साइड से कोमल आवाज गूंजी, लिनबे, अब और मत तड़पो। तुम्हारे बलिदान से छुयुन सेक्ट बचेगा। वो थी मो यिंग, सेक्ट मास्टर की बेटी, मुस्कुराती हुई। तुम्हें गर्व होना चाहिए। लिनबे की आंखें जल उठी। वो हीलिंग पिल जहरीली थी। तुमने धोखा दिया। औरत, तुमने हिम्मत कैसे की? मोइंग की आवाज ठंडी रही। तुम बहुत प्रतिभाशाली थे। अगर यूं ही फटकर मर जाते तो तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशंस बर्बाद हो जाते और चुयुन सेक्ट का भविष्य मिट जाता। हमलावर आगे बढ़ा। बहुत हुआ, अब बकवास बंद। उसके हाथों से काली आभा फूट पड़ी। सबसे पहले इन हेवनली लेवल कॉन्स्टिट्यूशंस को सुरक्षित करते हैं। लाल ऊर्जा का गोला बना, लिनबे की आत्मा को नोचता हुआ। उसका पूरा जिस्म लाल चमक में लिपटा। हमलावर की आंखों में पागलपन झलक उठा। द एंडलेस पर्गेटोरी बॉडी, द 9 skies, extreme sword body, the supreme profound chi body, the annihilation blood demon body, और the release heaven devil thunder body। उसने हाथ भींच लिए, जैसे किसी खजाने को पकड़ लिया हो। इन 5 से एक इंसान अजेय बन सकता है। मेरे बच्चे अनगिनत भविष्य पाएंगे। मेरी जी फैमिली युगों तक याद रखी जाएगी, शायद हमेशा के लिए नंबर 1 फैमिली। लिनबे जमीन पर गिर पड़ा, चेहरा सफेद, सांस टूटी हुई। हमलावर ने झटका देकर कहा, अब 5 कॉन्स्टिट्यूशंस हमारे पास हैं। याओटियन सेक्ट, चलो। लेकिन जाते जाते उसने लिंग्युन पर नजर डाली। अगर तुम्हारा सेक्ट बचाना है तो तुम्हारी बेटी मेरी सबसे छोटे बेटे से शादी करेगी और तुम रहोगे सेक्ट मास्टर और मेरे अधीन। भीड़ झुक गई। सभी मास्टर जी को प्रणाम करें। बरसात तेज हो गई। लिनबे की टूटी हंसी गूंजी, कड़वी, फटी हुई। बूढ़े कुत्ते, मैंने अपनी जान दांव पर लगाई, कुछ नहीं मांगा, और ये तुम्हारा बदला है। मोलिंग्युन का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा। मैंने तुम में निवेश किया, तुम्हें पर्सनल डिसाइपल बनाया। अब सेक्ट के लिए तुम्हारा बलिदान सम्मान है। उसने क्रूरता से लिनबे के चेहरे पर लात मारी। अब चैन से मर जाओ। मुस्कान के साथ खून से भीगे होठों से लिनबे गुर्राया। तुम नीच कमीना। लिंग्युन ने उसके सिर पर पैर रखते हुए चारों तरफ देखा। लिनबे ने अपनी इच्छा से चुयुन सेक्ट को बचाने के लिए बलिदान दिया। सब झुको, और सब झुक गए, मुस्कुराते हुए। मोइंग के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई।
खुद को मत कोसो। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी मूर्खता को दो। अचानक मो यिंग की लात उसके सीने पर ऐसी गिरी कि हड्डियां चटक गईं। लिनबेई एक खाई से नीचे गिरने लगा। फिर उसका शरीर मिट्टी पर जा गिरा, खून उगलते हुए। सांसें टूट रही थीं और आंखों के सामने सब धुंधला पड़ गया। उसने बिखरी हुई नजरों से आसमान की तरफ देखा। ये कैसी दुनिया है? गुस्सा उसकी नसों में जलने लगा। नहीं, मैं ये सब कबूल नहीं कर सकता। मैं इस दुनिया से नफरत करता हूं। उसके दिल में दहाड़ उठी। ये दुनिया शतरंज की बिसात है और हम बस मोहरे। और तभी सब बदल गया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया। उसकी चेतना डूब गई। जब आंखें दोबारा खुलीं, वो खुद को एक अजीब असीम शून्य में खड़ा पाया। सामने एक विशाल रोशनी का गोला तैर रहा था, जिसकी चमक आंखों को चुभती थी। गहराई से भरी प्राचीन आवाज गूंजी। धोखा, मोहब्बत, नफरत, बदले, ये सब बस टकराती हुई गोटियां हैं जो पहले से तय नियमों पर चलती हैं। और अगर आसमान और जमीन ही बेमरहम हो तो तुम क्या कर सकते हो? लिनबेई की मुट्ठियां भींच गईं। अगर आसमान और जमीन बेमरहम हैं, उसने दांत भींचते हुए गरजा, तो मैं उन्हें एक सोच से पलट दूंगा। एक जबरदस्त झटका उसके अंदर से फूटा। ऊर्जा ने शून्य को चीर डाला। उसकी आंखें झटके से खुली। पसीना बह रहा था। मैं जिंदा हूं, मगर दिल भारी हो गया। अगर जिंदा भी रहा, मेरी मार्शल प्रतिभा तो खत्म हो चुकी है। अब मैं अपाहिज से अलग क्या हूं? काश कोई और फिजिक मिल पाता, चाहे सबसे कमजोर ही क्यों ना हो। उसका हाथ सीने पर गया और ठहर गया। एक अनोखी गर्माहट उसके भीतर धड़क रही थी। ये क्या है? आंखें बंद करते ही उसने देखा। उसके भीतर एक चमकदार एनर्जी ऑर्ब। 5 पत्थर के खंभे उसे घेरे हुए थे। ये वही 5 फिजिक्स हैं जो पहले मेरे पास थे। तो फिर ये छठा सील्ड पिलर क्या है? जंजीरें टूटने की आवाज गूंजी। सामने का विशाल स्तंभ बंधनों से आजाद हो गया। प्रिमोडियल केओस बॉडी। लिनबेई की आंखें फैल गईं। फिर उनमें समझ की रोशनी चली। अब समझा, मेरे पास हमेशा छठा फिजिक था, मगर वो बाकी 5 के नीचे दबा हुआ था। और अब उनके मिटने के बाद वो जाग उठा है। गहरी आवाज फिर गूंजी। बच्चे, अपने शब्द मत भूलना। उसने आंखें कसकर बंद की। अगर आसमान और जमीन बेमरहम है, तो मैं उन्हें एक सोच से पलट दूंगा। उसकी इनर विजन खुली और सच सामने था। यह शक्ति सचमुच मेरे अंदर है। यह सबसे ताकतवर बल है जो मुझ में सील्ड था। उसके शरीर में ऊर्जा लहराने लगी। ये अनगिनत नियमों को थाम सकती है, स्वर्ग और पृथ्वी के कानूनों को छू सकती है। इसकी कल्टीवेशन गति बेजोड़ है और शिखर पर यह तकदीर को भी कुचल सकती है। लिनबेई के होठों पर हल्की मुस्कान आई। इस फिजीक के साथ मैं दोबारा शुरुआत नहीं करूंगा। मैं पहले से भी ज्यादा मजबूत बनूंगा। वो ध्यान में बैठ गया। प्रकृति से ऑरा खींचने लगा। पहला रेल्म, ओपनिंग रेल्म, इसे पाने में मुझे पहले 10 साल लगे थे। अब कितना समय लगेगा? कुछ ही पलों में उसका शरीर ऊर्जा से जल उठा। आंखें खुली। सारे 9 मेरिडियंस एक झटके में खुल गए। ये तो 10 साल का प्रशिक्षण एक पल में। अविश्वसनीय ताकत है ये। लेकिन फिर रुको, 10वां, द हेवनली गेट। पुराने रिकॉर्ड्स याद आए। एक खतरनाक छोड़ा हुआ मेरिडियन, जिसे खोलने की हिम्मत कम ही लोगों ने की। लेकिन अगर खुल गया तो उसकी ची अब्जॉर्प्शन बाकी 9 से भी ज्यादा हो जाएगी। लिनबेई की मुट्ठियां कस गईं। प्रिमोडियल केओस बॉडी और हेवनली गेट, मेरी कल्टीवेशन गति अजेय होगी। उसने जमीन पर मुक्का मारा। धमाके से एक गड्ढा बन गया। मोलिंग्युन, योटियन सेक्ट, मोयिंग, सियपिंग्क्यू, अब तुम्हारे दिन गिने हुए हैं। लेकिन उसकी आवाज अचानक ठंडी पड़ गई। वो बूढ़ा कुत्ता मो लिंग्युन तो पल्स एक्सपेंशन रेल पर पहुंच चुका है। अभी मैं उसे नहीं मार सकता। वक्त का इंतजार करना होगा। पल्स एक्सपेंशन पर पहुंचते ही मेरा बदला पूरा होगा। सफर करते करते वो एक छोटे से गांव पहुंचा। पत्थर पर उसका नाम लिखा था। जगह शांत लग रही थी, मगर जैसे ही विलेजर्स ने उसे देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सभी इधर उधर भागने लगे, जैसे वो कोई खतरनाक मॉन्स्टर हो। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपते कदमों से आगे आया। माफ कीजिए, आपको कुछ चाहिए क्या? लिनबेई ने हैरानी से भौहें सिकोड़ ली। ये लोग मुझसे इतने डरे क्यों हैं? ओल्ड मैन, डर मत। मैं बस रात यहां रुकना चाहता हूं। लेकिन उस आदमी की टांगें कांप गईं। वो धड़ाम से घुटनों पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह निकले। कृपा करके हमें छोड़ दीजिए साहब।
हमारे गांव में पैसा नहीं है। लिनबेई के चेहरे पर हैरानी की छाया तैर गई। ये क्या है? कुछ देर बाद पुराने गांव के चीफ के घर का माहौल भारी और खामोश था। एक बुझी हुई आवाज गूंजी, हमारा गांव बहुत गरीब है, हम बस एक बार ही आपका आदर कर सकते हैं, उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। लिनबेई ने खाना खाते हुए नजरें सीधी उस बूढ़े पर टिकाई। बूढ़े, चुयुन सेट ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया जो तुम्हारी ये हालत हो गई? बूढ़े की सांस लंबी और टूटी हुई निकली। हमारा गांव कभी अमीर था, लेकिन चुयुन सेक्ट के टैक्स हर साल बढ़ते गए। आखिरकार हम उन्हें चुका ही नहीं पा। पिछले 2 सालों से हर महीने हमें एक 1 स्टार मॉन्स्टर क्रिस्टल कोर देना पड़ता है। जवान लड़के दिन रात शिकार पर मजबूर हैं। अब 20 से भी कम लोग बचे हैं जो ठीक ठाक खड़े हो सकते। लिनबेई की मुट्ठी मेज पर जा पड़ी। ये कमीने, बूढ़े ने सिर हिलाया। और ये सब कुछ नहीं, बड़े गांवों की हालत तो और बदतर है। वहां तो डीमन कोर्स भी मांगे जाते हैं और उनकी लड़कियों को उठा ले जाता है चुयुन सेक। लिनबे का बदन गुस्से से कांप उठा। मैंने चुयुन सेक ज्वाइन किया तो पहाड़ से बाहर कभी नहीं निकला, अपनी जिंदगी ट्रेनिंग में झोंक दी, पर ये घटिया सच्चाई मुझे कभी दिखाई ही नहीं। कितनी गंदी, कितनी शर्मनाक करतूतें। उसने अचानक ऊपर देखा। वैसे ओल्ड मैन, ये कौन सा साल और महीना चल रहा है? अभी टियनवू साल का अप्रैल है। लिनबेई की आंखें फैल गईं। मैं 1 महीना पहाड़ के नीचे बेहोश पड़ा रहा। बूढ़ा धीरे से उठा। खाना खा लो, आराम कर लो, पर यहां से जल्द चले जाना, ये जगह सुरक्षित नहीं है। अगले दिन चुयुन विलेज के बाहर एक बैलगाड़ी धीरे धीरे खड़खड़ाती हुई गुजर रही थी। उस पर पड़ा था एक विशाल मॉन्स्टर का शव। एक डिसाइपल गर्व से बोला, कल जूनियर सिस्टर मोइंग की शादी है और आज हमने 2 स्टार मॉन्स्टर का शिकार किया। दूसरा डिसाइपल बोला, अच्छा है, 2 स्टार मॉन्स्टर की ताकत एनलाइटनमेंट रेल्म की शिखर जितनी होती है। अगर ये जन्म देने के बाद कमजोर न होता तो हम कभी इसे नहीं मार पा। पीछे से एक आवाज आई, अगर ये मॉन्स्टर पूरी ताकत में होता तो सेक्ट लीडर को छोड़कर बस एल्डर सीनियर ब्रदर ही इसे मार पाते। सीनियर का चेहरा तमतमा उठा। क्या कहा तूने? उसने ताबड़तोड़ तमाचा जड़ दिया। आदमी कांप उठा। गाल सहलाते हुए उसने कहा, सीनियर ब्रदर, मैं गलती कर गया। उसके होंठ कांप रहे थे। धत्तेरे की, मैं भूल गया। जब से सीनियर ब्रदर लिनबे ने शांति के लिए बलिदान दिया है, उसका नाम लेना मना है। सीनियर ने हाथ झटका। छोड़ो, पहले गांव में रुकते हैं, फिर सेक्ट लौटेंगे। गाड़ी खड़खड़ाती रही। मॉन्स्टर का शव हर झटके पर हिलता। उधर लिनबे एक छोटी सी झोपड़ी में हल्की नींद ले रहा था। अचानक उसकी आंख खुल गई। कुछ गड़बड़ है। वो झटके से बाहर भाग। गांव के चीफ जमीन पर गिरे थे। उनके ऊपर चुयुन सेक्ट का एक डिसाइपल चीख रहा। मैं चुयुन सेक्ट का डिसाइपल हूं, तूने मुझे ये देने की हिम्मत की, मुझे बेइज्जत कर रहा है तू। बूढ़ा कांपते हुए अपनी नन्ही पोती को ढक रहा था। हमारे पास वाकई कुछ नहीं है। लिनबे के खून में आग दौड़ गई। तंगशु, तू मौत के काबिल है। वो डिसाइपल झटके से घूम गया। आंखें फट गईं। कौन? बाहर आओ। उसके माथे पर पसीना छलक आया। एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। बाकी डिसाइपल्स हक्का बक्का रह गए। ये कैसे हो सकता है? एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर तो मर गए थे। लिनबेई की नजरें ठंडी थीं, जैसे धारदार तलवार। तांगशु, मैंने सोचा था तू सच्चे दिल वाला है, पर असल में तू जानवर से भी घटिया नहीं। तांगशु सन्न रह गया। ये कैसे मुमकिन है? जूनियर सिस्टर ने तो इसे चट्टान से धक्का दिया था। ये कैसे जिंदा है? और इसकी कल्टीवेशन तो खत्म हो चुकी थी। लेकिन फिर भी उसने हाथ फैलाकर होठों पर घमंडी मुस्कान सजाई। तो तू ही है लिनबे। सोच भी नहीं सकता था कि तू इतना खुशनसीब होगा। बच भी गया। उसने अचानक उंगली उठाई। आवाज में जर टपक रहा था, लेकिन अब तू कुछ नहीं है, एक लाचार अपाहिज। तेरी औकात नहीं कि मेरे सामने खड़ा होकर बोले। घुटनों के बल बैठ जा। अगर बैठ गया तो पुराने रिश्ते में मैं तेरी जान बख्श दूंगा। लिनबे ने उसे पूरा करने का मौका ही नहीं दिया। एक तेज बैकहैंड उसके चेहरे पर पड़ा। सारे डिसाइपल्स चौंक गए। सीनियर ब्रदर तंगशु। लिनबे ने उन्हें नजरअंदाज किया। गांव के चीफ को पकड़कर संभाला। इन्हें पहले अंदर ले जाओ, इन्हें आराम चाहिए। एक विलेजर ने चीफ को थामा, झुककर बोला, चीफ ध्यान रखना। तंगशु धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ, हाथ गाल पर, आंखें अविश्वास से चौड़ी। नहीं, यह असंभव है। तू तो अपाहिज था, ये कैसे संभव है? लिनबे एक कदम आगे बढ़ता है। उसकी नजर बर्फ जैसी ठंडी और तीखी। तांगशु के प्रतिक्रिया करने से पहले ही एक जबरदस्त लात उसकी छाती पर पड़ती है।
हड्डियों की खड़खड़ाहट के साथ वो जमीन पर गिरता है, मुंह से खून बहता। लिनबे आगे बढ़ता है, उसकी छाती पर पांव रखकर दबाता है। गो टू हेल। नहीं, मैं ये नहीं मानता, तंगशु गरजता है। अचानक उसके शरीर से हिंसक ऑरा फूट पड़ता है। लिनबे को एक कदम पीछे हटना पड़ता है। लिनबे, जब से तुमने सेक्ट ज्वाइन किया हमेशा मुझे दबाया, और अब मुझे रौंदना चाहते हो। मैं ये होने नहीं दूंगा। उसकी मुट्ठी हवा चीरती है और उसके पीछे सुनहरी शेर की परछाई प्रकट होती है। येलो लेवल लो ग्रेड लायन हार्ट फिस्ट। लिनबे हल्की सांस छोड़ता है, चेहरे पर तिरस्कार। छोटी सी चाल। उसकी टांग बिजली की तरह ऊपर उठती है, सीधे टेंग शू की जबड़े पर। जोरदार प्रहार से टेंग शू हवा में उड़ता है, खून की धार पीछे छोड़ते हुए। लिनबे की आवाज ठंडी पड़ती है। ऐसी घटिया येलो लेवल तकनीक पर घमंड। दयनीय। जमीन पर पड़ा टैंग शू दांत भींचता है। लिनबे, अगर तुम मुझे मार दोगे तो हमेशा चुयुन सेक्ट का त्यागा हुआ कहलाओगे। तुम्हारे पांचों फिजिक, वो तो मास्टर ने पहले ही याओटियन सेक्ट लीडर के 5 असली बेटों को दे दिए। वो सब अब ताकत की चोटी पर पहुंच चुके हैं। और तुम्हारी जूनियर सिस्टर मोइंग, कल वो शादी करेगी याओटियन सेक्ट के शीफे से। उसका कांपता हुआ हाथ लिन बेई की तरफ उठता है। तुम बस एक मजाक हो। लिन बेई के भीतर से अचानक एनर्जी का विस्फोट होता है। उसकी ठंडी आवाज टैंगशू की बातें चीर देती है। तुम्हारी बकवास आज भी उतनी ही गंदी है। आसपास खड़े डिसाइपल्स सन्न रह गए। तभी लिनबेई ने उन्हें घूर कर देख। अगले ही पल वे सब घुटनों पर गिर जाते हैं। सीनियर ब्रदर, कृपया हमें छोड़ दो। लिनबेई की आंखें सिकुड़ती हैं, मुट्ठी कस जाती है। मैं अब तुम्हारा सीनियर ब्रदर नहीं। अब मैं पूछूंगा और तुम जवाब दोगे। अगर जरा भी हिचके तो टैंग शू जैसी हालत कर दूंगा। हम सब बताएंगे, डिसाइपल्स एक साथ चिल्लाते हैं। लिनबेई की आवाज तलवार जैसी धारदार हो जाती है। तो बताओ, मेरे गायब होने के महीने में चुयुन सेक्ट और याओटियन सेक्ट के बीच क्या हुआ? सब कुछ डिटेल में। पसीने से भीगा एक मोटा डिसाइपल हकलाता है। हाँ, जब से आपने खुद को चुयुन सेक्ट की शांति के लिए बलिदान किया, सेक्ट लीडर ने जूनियर सिस्टर मोइंग की शादी तय कर दी याओटियन सेक्ट लीडर के सबसे छोटे बेटे से। शादी कल है। लिनबे की आंखें और गहरी हो जाती हैं। ये तो पहले ही जानता हूं। कुछ ऐसा बताओ जो मुझे पता नहीं, डरते हुए डिसाइपल बोलता है। बाकी 4 बेटे, उन्होंने पहले ही बड़े सेक्ट्स ज्वाइन कर लिए। बर्निंग सन सेक्ट, एंडलेस सोर्ड सेक्ट, बैक वाटर्स हॉल और हेवनली ब्लेड सेक्ट। और जी फेई सबसे छोटा, उसने ज्वाइन किया डीमन सीलिंग हॉल। लिन बेई की सांस भारी हो जाती है। उसके मन में गूंजता है, चुयुन सेक्ट तो सिर्फ एक छोटा सा सेक्ट है, लेकिन ये 4 सेक्ट्स पूरे महाद्वीप के ओवरलॉर्ड्स हैं। और डीमन सीलिंग हॉल, उसके शब्द बर्फ जैसे ठंडे। मोलिंग्युन ने कहा था वहां का कोई साधारण एल्डर भी पल्स एक्सटेंशन रेल्म के 5वें स्तर पर होता है, और ऐसे एल्डर्स दर्जनों। एक डिसाइपल कांपती आवाज में बोलता है, सीनियर ब्रदर, बदला लेना छोड़ दो। सी पिंक्यू के 4 बेटे पहले ही सेक्ट छोड़ चुके हैं। मोटा डिसाइपल कांपता हुआ जोड़ता है, लेकिन जी फेई सिर्फ 1 महीने में ही पल्स एक्सटेंशन रेल्म के पहले स्तर तक पहुंच चुका है। और डीमन सीलिंग हॉल से एक एल्डर आया है शादी की देखरेख करने। लिनबेई की नसें फूल उठती हैं। गुस्से में उसकी मुट्ठी कांपती है। कुछ पल बाद वो गहरी सांस लेता है, गुस्से को दबाते हुए। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। डिसाइपल तुरंत जमीन पर सिर झुका देते हैं। धन्यवाद सीनियर ब्रदर, धन्यवाद सीनियर ब्रदर। उसी वक्त लिनबेई हाथ उठाता है। लेकिन मैं तुम्हारी याददाश्त मिटा दूंगा। हवा में एक अदृश्य लहर दौड़ती है, डिसाइपल्स के सिर पर टकराती है। उनकी आंखें सुन्न हो जाती। अब निकल जाओ, लिनबेई आदेश देता है। वे सब ट्रांस में उठते हैं और वहां से धीरे धीरे चले जाते हैं। अकेला खड़ा लिनबेई बुदबुदाता है, 2 स्टार डीमन बीस्ट, उसमें डीमन कोर बनने का मौका होता है। अगर रिफाइन कर लूं तो पल्स एक्सटेंशन रेल्म तक पहुंच सकता हूं, लेकिन डीमन सीलिंग हॉल के एल्डर से भिड़ने के लिए ये काफी नहीं। लिनबेई धीरे से उस कमरे का दरवाजा खोलता है जहां बूढ़ा आदमी और छोटी लड़की थे। उसकी आवाज धीमी लेकिन दृढ़, सब लोग अब यहां और नहीं रुक सकते। आज की रात आराम करो, कल सुबह मैं तुम सबको यहां से ले जाऊंगा। कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। गांव वालों के चेहरों पर चिंता और मायूसी छा जाती है। उनके दिलों में उम्मीद और डर दोनों की परछाई थी। कुछ वक्त बाद लिनबेई उस मरे हुए मॉन्स्टर की लाश घसीट कर बाहर लाता है जिसे डिसाइपल्स पीछे छोड़ गए। उसकी आंखों में हल्की चमक उभरती है। वाकई इसमें डीमन कोर मौजूद है। लेकिन तभी
उसका शरीर जड़ हो जाता है। क्या ये अब तक जिंदा है? अचानक उस बीस्ट के शरीर से सुनहरी रोशनी फूट पड़। लिनबे सतर्क होकर पीछे हट। रोशनी के बीच से एक छोटा सा सुनहरा पक्षी प्रकट होता है, गहरी नींद में लिपटा हुआ। लिनबे की सांस थम जाती है। ये तो किसी मॉन्स्टर का बच्चा है। वो उसे सावधानी से उठाता है। छोटे, तुम्हारे साथ संभल कर रहना हो। लेकिन उसी पल वो नन्हा पंछी अचानक झपटता है। उसकी चोंच बिजली जैसी चमकती है। लिनबे झुककर मुश्किल से बचता है। उसका दिल दहल उठता है। इतनी शक्ति एक न्यूबॉर्न मॉन्स्टर में? क्या ये कोई म्यूटेटेड मॉन्स्टर है? पुरानी बातें उसकी याद में गूंजने लगती हैं। साधारण मॉन्स्टर्स तो जानवर होते हैं जो सूरज और चांद की एसेंस को सोख कर इवॉल्व होते हैं, मगर मैजिकल बीस्ट्स, उन्हें धरती आकाश की शक्ति खुद पालती है। लाखों मॉन्स्टर्स में से एक के जन्म पर मैजिकल बीस्ट बनती, और हर मैजिकल बीस्ट जन्म से ही 3 स्टार होती है, जिसकी ताकत पल्स एक्सटेंशन रेल्म की पीक के बराबर होती है। लिनबे के होठों पर एक दुर्लभ मुस्कान आती है। लगता है भगवान ने सच में मेरा साथ दिया। 3 स्टार मैजिकल बीस्ट। फौरन उसने अपनी उंगली दांतों से काट ली, खून की एक बूंद निकालकर उस पक्षी के मुंह में डाल देता। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, शरीर बुरी तरह थक जाता है, उसकी सांसें टूटने लगती हैं। छोटे, तुमने मेरी सारी एनर्जी खींच ली। वो कांपते हुए जमीन पर बैठ जाता है, पक्षी की आंखों में अजीब सी चमक। लिनबे गुस्से और उलझन में उसे देखता है। आखिर तेरे साथ गड़बड़ क्या है? अचानक उस पक्षी का शरीर गुस्से से तमा उठता है। अगले ही पल वो सीधा लिनबे के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। लेकिन तभी उस छोटे से पक्षी की आंखों में आंसू छलक आते हैं। वो मन ही मन सोचता है, क्यों हमेशा मेरे साथ ही ऐसा होता है? मैंने तो बस चैन से कल्टीवेट करना चाहा था, लेकिन मेरे ही टाओइस्ट कंपेनियंस ने मुझे धोखा दिया। मेरा शरीर, मेरी डाव, सब नष्ट कर डाला, और अब मुझे मजबूर किया जा रहा है एक मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट में बंधने के लिए। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। बड़ी मुश्किल से मुझे एक नया शरीर पाने का मौका मिला, और अब मैं इस बच्चे के हाथों में आ फंसा। लिनबे ने अपने गाल पर हाथ रगड़ा, आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। ये मैजिकल बीस्ट कहीं ये टाइम से पहले पैदा होने की वजह से मेंटली इमेच्योर तो नहीं? उसके शब्द सुनकर सामने बैठी छोटी गोल्डन चिड़िया का पूरा शरीर झटका सा खा गया। उसके पर खड़े हो गए और अचानक वो उछल कर आगे आई। अपनी नुकीली चोंच लिनबे की हथेली में गड़ा दी और गुस्से से चिल्लाई, तू इमेच्योर है, तेरी पूरी फैमिली इमेच्योर है। लिनबे दर्द से तड़प उठा। खून रिसते ही उसने हाथ झटका और चेहरा सिकोड़ते हुए फुसफुसाया, चुभ रहा है। वो जल्दी से चिड़िया को पकड़ लेता, लेकिन उसी पल उसका नन्हा शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पंख कांपने लगे। उसके चारों ओर फैली सुनहरी रोशनी झिलमिलाकर बुझने लगी। उसकी कमजोर आवाज टूटी हुई निकली, ये होली ब्लड लाइन का काउंटर अटैक है। लिनबे की नजरें और तेज हो गईं। ठंडी आवाज में पूछा, क्या हुआ? चिड़िया ने दांत भींचते हुए आंखों में जिद की आग भरी। जिस बॉडी को मैंने टेक ओवर किया वो सिर्फ 3 स्टार मॉन्स्टर था। अगर मैं इस ब्लड लाइन की बैकलैश नहीं झेल पाई तो जिंदगी भर बदला लेने का हक खो दूंगी। मुझे यह सहना ही होगा। अचानक उसके शरीर से आग भड़क उठी। छोटे से चिड़िया को लपटों ने लपेट लिया, पंख चौड़े हुए, और उसी वक्त लिनबे के खून की सिर्फ एक बूंद ने चमत्कार कर दिया। 3 स्टार से वो सीधी 4 स्टार बीस्ट बन गई। उसकी आवाज कांपी, लेकिन उसमें कड़वाहट भी थी। सिर्फ एक बूंद खून और मैं ब्रेक थ्रू कर गई। ये ब्लड लाइन कितना डरावना है। अगर मुझे पिछले जन्म में ऐसी टैलेंट मिली होती तो मैं एम्परर्स रेल्म पर क्यों रुकता। हाय क्या अफसोस। लपटें धीमी पड़ गईं। चिड़िया दोबारा फ्लफी सी छोटी सी बनकर जमीन पर उतरी, लेकिन अब उसकी आंखों की ठंडक लिनबे के लिए और गहरी हो चुकी थी। उसने बुदबुदाकर कहा, इस इंसान के साथ रहकर मेरा बदला अब नामुमकिन नहीं रहा। लिनबे झुककर उसे हथेली पर उठा लेता है। उसकी आवाज अचानक बहुत नरम हो जाती है, जैसे किसी बच्चे से बात कर रहा हो। छोटे, अब तू हमेशा मेरी प्रोटेक्शन में रहेगा, लेकिन दोबारा काटना मत, समझा? चिड़िया ने झुंझलाकर मुंह फेर लिया। उसकी आंखों में नफरत की चिंगारी थी। दूसरे की छत के नीचे रहना मजबूरी है, लेकिन जिस दिन तेरे खून से मैं अपनी ताकत वापस पालूंगा, सबसे पहले तुझे ही मारूंगा। लिनबे के होंठों पर धीमी हंसी फैल गई।
उसने उसके सिर पर अंगूठा फिराया। चूंकि तू छोटा और गोल्डन है, अब तेरा नाम होगा शाओजिन। चिड़िया ने गुस्से में आवाज निकाली, नाम को नापसंद दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। लिनबेई सीधा खड़ा हुआ, आंखें स्थिर। शाओजिन, अब मैं इस डीमन कोर को रिफाइन करूंगा। तेरा काम है मेरी रक्षा करना। उसने हाथ घुमाया और मॉन्स्टर का शव फाड़कर डीमन कोर निकाला। चमकता हुआ कोर उसकी हथेली में आ गया। उसने फुसफुसाया, अब शुरू करते हैं। लिनबे जमीन पर पालथी मारकर बैठ गया, कोर को पकड़ लिया। ऊर्जा उसके शरीर में तेजी से बहने लगी। जमीन हिलने लगी, हवा में पावर की लहरें तैरने लगीं। पास बैठा शाओजिन चिढ़ते हुए बोला, कमाल है, अभी अभी पैदा हुआ हूं और तू मुझसे पहरेदारी करवाना चाहता है? हद है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये कैसे मुमकिन है? आमतौर पर एनलाइटनमेंट रेल्म के पीक वॉरियर को 2 स्टार डीमन को रिफाइन करने में 10 दिन लगते हैं, और ये आदमी सिर्फ एक इंसेंस स्टिक के समय में लिनबेई के चारों तरफ रोशनी की धाराएं घूमी। 6 एनर्जी ऑर्ब्स एक साथ उसके शरीर में समा गए। अचानक बिजली की तरह चमक फटी। पूरा जंगल कांप उठा, धूल धुआं छा गया। धुंध के बीच से एक परछाई बाहर निकली। लिनबेई, उसका कपड़ा फटा हुआ, मुट्ठियां भींची हुई, आंखें आग की तरह चमकती। उसकी सांस तेज थी, आवाज कांप रही थी। 2 स्टार डीमन कोर और मैं ब्रेक थ्रू कर गया। एनलाइटमेंट रियल्म से सीधे पल्स एक्सटेंशन रियल्म के पहले लेवल पर पहुंच गया। उसने शाओजिन को उठा लिया। चेहरे पर जज्बात उमड़ रहे थे। शाओजिन, मैंने कर दिखाया। शाओजिन ने मुंह फेर लिया, पर उसके गाल हल्के लाल हो उठे। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे खुद से बोल रहा हो। ये खून कितना स्वादिष्ट है, इसे सोखना नशे जैसा है। लिन बेई की नजर अब क्षितिज पर टिक गई। होठों पर ठंडी मुस्कान थी। शेफे, मोइंग, कल की शादी, मैं आऊंगा और ऐसा तोहफा लाऊंगा जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे। अगले दिन चुयुन सेक्ट पूरी तरह रौनक से भर चुका था। रंगीन कपड़े, हंसी ठिठोली, मेहमानों का शोरगुल। बीच में खड़े सेक्ट लीडर मो अपनी बेटी मो यिंग के साथ हर मेहमान का स्वागत कर रहे थे। उनकी आवाज़ जरा बनावटी मिठास से भरी थी। इंगर, शादी के बाद तेरा काम होगा सीफे की सेवा करना। उसे कभी ये एहसास मत होने देना कि वह असंतुष्ट है। मोइंग ने हल्का सा सिर झुकाया। चेहरे पर मासूम मुस्कान खिली। उसकी आवाज़ धीमी और मुलायम थी। फादर, यिंगर समझती है। सेक्ट लीडर मो जोर से हंसा। चेहरे पर अभिमान की चमक थी। अच्छा, जीफे अब डीमन सीलिंग हॉल का कोर डिसाइपल बन चुका है। इस शादी के बाद हमारा चुयुन सेक्ट पूरी तरह उठ खड़ा होगा। लेकिन उसकी खुशी अधूरी रह गई। अचानक आसमान से 2 परछाइयां नीचे उतरीं। पूरा माहौल सन्नाटे में डूब गया। सेक्ट लीडर मो घबराकर झुक गया। आवाज कांप रही थी। एल्डर राव को प्रणाम। सामने खड़ा बूढ़ा एल्डर, हल्की मुस्कान के साथ, लेकिन दबाव पहाड़ जैसा। उसकी मौजूदगी ने सबको झुका। सेक्ट लीडर मो, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। आज से हम एक ही परिवार हैं। ये हैं एल्डर राव यू, डीमन सीलिंग हॉल से। शेफे की आंखों में चमक थी। उसने कोमलता से मोइंग के कंधे पर हाथ रखा, आत्मविश्वास से मुस्कुराया। देर हो रही है, चलो जल्दी शुरू करें। मोइंग ने उसकी ओर देखा। आंखों में नरमी थी, चेहरे पर शर्माई हुई चमक। लेकिन तभी पीछे से एक गहरी तलवार जैसी आवाज गूंजी। डीमन सीलिंग हॉल के डिसाइपल सी फेयर, इतनी जल्दी क्या है? परिंदा तभी उड़ता है जब सब इकट्ठा हो। शेफे झुक गया, चेहरा शांत पर आवाज बनावटी। एल्डर सही कह रहे हैं। एल्डर राव आगे बढ़े और सेक्ट लीडर को देखा। सेक्ट मास्टर मो, तैयार हो जाओ। सेक्ट लीडर ने हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए सबको संबोधित। मोइंग और चेफे ने हाथ थाम लिए। उंगलियां कसकर जुड़ गईं। हॉल के भीतर सरगोशियां तेज हो गईं। एक एक करके तोहफे आने लगे। फाइनियाओ सेक्ट की तरफ से 2 स्टार डीमन कोर, मिस्टर ची और मिस मो की शादी पर शुभकामनाएं। आयरन फिस्ट सेक्ट की तरफ से 2 स्टार फिजिकल ट्रेनिंग पिल। ब्लैक बेयर सेक्ट की तरफ से 2 स्टार ब्लैक बेयर सोर्ड। सेक्ट लीडर मो के चेहरे पर नकली मुस्कान टिक गई, लेकिन आंखों में गुस्सा चमका। उसने दांत भींचकर बुदबुदाया, ये सेक्ट्स इतने सभ्य कब से हो गए मेरे लिए? इसी बीच भीड़ के अंदर एक काले हुड में छुपा आदमी चुपचाप सब देख रहा था। उसके होंठों पर हल्की ठंडी मुस्कान फैली। वो था
लिनबेई, उसने फुसफुसाया। तोहफे तो काफी इकट्ठे हो गए। उसके बगल में शाओ जिन अपने पंख फैलाकर ऊब भरी जमाई ले रहा था। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, ये आदमी मुसीबत खड़ी करने आया है क्या? लिनबेई की आंखें भीड़ पर घूमी। उसका चेहरा सख्त हुआ। यहां सिर्फ एक आदमी है जो पल्स एक्सटेंशन रेल्म के 5वें लेवल तक पहुंचा है। बुरा नहीं। मंच पर सेक्ट मास्टर मो ने बाहें फैलाई और ऊंची आवाज में बोला, सबका धन्यवाद जो मेरी बेटी की शादी यंग मास्टर थी से देखने आए। अब शादी आधिकारिक रूप से शुरू होती है। भीड़ तालियों और जयकारों से गूंज उठी। शेफे ने मोइंग का हाथ कसकर थामा। उसकी आवाज नरम थी। यिंगर, उसने धीरे से कहा। हाँ। दोनों की मुस्कानें वादों को सील करने ही वाली थीं कि अचानक हॉल के बीचों बीच एक आवाज गूंजी, धारदार और गूंजती हुई। रुको! भीड़ में खलबली मच गई। सबकी सांसें थम गईं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए सामने आया लिनबे। सेक्ट मास्टर मो ने खुद को संभालने की कोशिश की। दोस्त, अब और क्या बात है? लिनबे की आवाज ठंडी और व्यंग्य से भरी थी। मेरे पास भी एक तोहफा है, बहुत बड़ा तोहफा, और अभी तक दिया नहीं। सेक्ट मास्टर ने जबरन हंसी हंसी हाथ मसलते हुए बोला, अरे, और वो क्या है? लिनबे ने अपनी चादर झटक दी। उसकी किलिंग इंटेंट तूफान की तरह चारों ओर फैल गई। तुम सबके सिर! पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। एल्डर्स, डिसाइपल्स, यहां तक कि सीएफए और मोइंग भी जड़ हो गए। एक दहशत भरी आवाज उठी, क्या ये चुयुन सेक्ट का लिनबे नहीं है? सेक्ट मास्टर मो की उंगली कांपते हुए उसकी ओर उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। तू लिनबे, उसकी कल्टीवेशन, क्या ये वापस आ गई? सिर्फ 1 महीने में एनलाइटनमेंट रेल्म के पीक पर लौट आया? ये कैसे मुमकिन है? मोइंग पीछे हट गई। उसकी आंखें डर से फैल गईं। नहीं, असंभव। वो जहर खा चुका था। उसकी प्रतिभा नष्ट हो चुकी थी। वो खाई से गिर गया था। वो जिंदा कैसे हो सकता है? सीफेई ने उसकी तरफ देखा। लिनबेई की आवाज गूंजी, नीची और गुस्से से भरी, आज तुम्हारी मौत का दिन है। चेफे आगे बढ़ा, होठों पर ठंडी हंसी। घमंडी कमीने, मेरी शादी में ऐसी बातें कहने की हिम्मत? पीछे से मोइंग की घबराई हुई आवाज निकली, सीफेई, सावधान रहना। लेकिन सीफेई का आत्मविश्वास और बढ़ गया। उसकी फिजिक नष्ट हो चुकी है। अगर उसने 1 महीने में वापसी की भी है तो भी वो मेरी बराबरी नहीं कर सकती। मोइंग ने बोलने की कोशिश की, लेकिन सीफेई ने उसकी बात बीच में काट दी। क्या तू सोचती है मैं हार जाऊंगा? तू मुझे कम आंक रही है? मोइंग घबराकर सिर हिलाने लगी। आंखों में डर झलक रहा था। नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। जीफेई ने ठंडी हंसी हंसी और आगे बढ़ गया। अच्छा है, ऐसे ही सही। अब वो लिनबे के आमने सामने खड़ा था। उसकी आवाज धीमी हुई, लेकिन हर शब्द बनावटी सम्मान से भरा। लिनबे, मानता हूं तू बेजोड़ प्रतिभाशाली है, शायद प्राचीन काल से अब तक का सबसे बड़ा जीनियस, 5 हेवनली फिजिक्स का मालिक। लेकिन फर्क नहीं पड़ता। चाहे कोई चमत्कार तुझे आज यहां खींच लाया हो, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि तेरी मौत मैं बहुत गंदी करूंगा। लिनबे की आंखें ठंडी रहीं। लगता है तेरी कल्टीवेशन इस महीने थोड़ी बढ़ी है, लेकिन अगर तूने मुझे पहले देखा होता तो मेरे सामने एक वाक्य पूरा करने की भी हिम्मत न हो। चेफे के मुट्ठियां कस गईं। मैं बेकार बातें नहीं करता। पिछले 1 महीने में मैं पल्स एक्सटेंशन रेल्म के पहले स्तर तक पहुंच चुका हूं, और अब नहीं, तेरे चरम दौर में भी तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। मरने को तैयार है? उसने मुड़कर पूरी भीड़ की ओर देखा। आवाज गूंज रही थी, सुन लो सब, आज का दिन तो खुशियों का होना चाहिए था, लेकिन इस लिनबे ने मेरी इज्जत पर थूका। अगर मैंने यहीं इसे न मारा तो चुयुन सेक्ट की शान कहाँ जाएगी? योतियन सेक्ट की शान कहाँ जाएगी? डीमन सीलिंग हॉल की शान कहाँ जाएगी? आज मैं इसे अपने हाथों से खत्म करूंगा। पीछे से एक डिसाइपल ने घबरा कर फुसफुसाया, क्या हो रहा है? समझ क्यों नहीं आ रहा? उसके साथी ने जल्दी से कहा, ये लिनबे कभी मोलिंगयुन जितना ताकतवर था, लेकिन अब सीएफए पल्स एक्सपेंशन रेल्म में है, और ऊपर से एल्डर राव यू भी यही है। ये तो मौत को दावत देना है। एल्डर राव की आंखें शांति से चमक रही थीं, लेकिन उसके विचार तलवार जैसे तेज। लिनबे ने अपनी सारी प्रतिभा खो दी थी। फिर यहां क्यों आए? जरूर इसके पास कोई गुप्त सहारा है, या फिर कोई चाल। ठीक है, मैं चुपचाप देखता हूं पहले। मंच पर चेफे का गुस्सा भड़क उठा। लिनबे, मौत झेलने के लिए तैयार हो जा।
उसका शरीर चमकने लगा। उसकी ऑरा ने पूरा हॉल हिला दिया। बाउंडलेस पर्गेटरी फिजिक की भयानक शक्ति चारों ओर फैल। एक डिसाइपल की चीख निकली, वो बाउंडलेस पर्गेटरी बॉडी, हेवनली फिजिक। दूसरा कांप गया। ये मर्डरस ऑरा बहुत भयानक है। पल्स एक्सटेंशन रेल्म का पहला स्तर होकर भी ये दूसरे स्तर से कम नहीं लग रहा। शेफई ने अपनी मुट्ठी आगे धकेली। भयंकर चूई का तूफान उठा। टॉप ग्रेड येलो लेवल टेक्निक, किलिंग पंच। पूरा हॉल कांप गया। फर्श चटक गया। धुएं और शॉक वेव्स ने हर चीज ढक ली। मोइंग और उसके पिता आंखें फाड़कर धुंध के पार झांकने लगे। सेक्ट लीडर मो बुदबुदाया, लगता है लिन बे बस दिखावा कर रहा। लेकिन जैसे ही धुआं साफ हुआ, सबके चेहरे जम गए। लिन बे वहीं खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत, चेहरा ठंडा, बेअसर। उसकी आवाज पत्थर की तरह भारी गूंजी, क्या बाउंडलेस पर्गेटरी बॉडी तेरे जैसे में बस इतनी कमजोर है? मेरे सामने तो ये बस एक खरोंच लगती है। भीड़ में दहशत की लहर दौड़ गई। सीएफए का आत्मविश्वास टूट गया। उसकी आवाज कांप उठी, असंभव! तूने तूने इसे रोका कैसे? लिनबे की आंखों में बिजली चमकी। उसकी आवाज गरजी, अब मेरी बारी। उसका शरीर धुंध की तरह गायब हुआ। सीफे को समझने का मौका भी नहीं मिला। एक बार सीधा सीना फाड़ता हुआ खून मुंह से फूट पड़ा। शेफे लड़खड़ाकर पीछे हट गया, हकलाते हुए बोला, तो तू पल्स एक्सटेंशन रेल्म में। लिनबेई ने उसे सांस लेने का भी मौका न दिया। उसकी हथेली तेजी से घूमी और जीफेई के चेहरे पर गिरी। जोरदार थप्पड़ ने उसे जमीन पर पटक। लिनबेई ने उसका सिर जूते तले दबाया। उसकी नजरें बर्फ जैसी ठंडी थी। तेरे पास बस इतनी सी ताकत है? तू सचमुच मुझे निराश कर। पूरा हॉल सन्न रह गया। किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। मोइंग की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। दिल कांपने लगा। न, नहीं, असंभव। सिफई एक चाल भी नहीं झेल पाया। ये कैसे हो सकता है? उसका पिता पीला पड़ गया। कहीं लिनबेई ने फिर से कोई हेवन लेवल फिजिक जागृत तो नहीं कर लिया? एल्डर राव की आंखें सिकुड़ गईं। दिमाग दौड़ने लगा। सीफे का बाउंडलेस पर्गेटरी बॉडी इतना ताकतवर कि पल्स एक्सटेंशन रेल्म के दूसरे स्तर तक टक्कर दे सके, और फिर भी वो लिनबेई का एक वार नहीं झेल पाया। ये लड़का सचमुच एक मॉन्स्टर। उसके होंठों पर एक विकृत मुस्कान आई। उसके भीतर एक लालच सांप की तरह रेंगने लगा। अगर सचमुच लिनबेई ने हेवन लेवल फिजिक जागृत कर लिया है तो ये मेरा मौका है। अगर मैं इसे छीन लूं तो हॉल मास्टर भी मुझसे प्रभावित होगा। डीमन सीलिंग हॉल में मेरा मुकाबला कोई ना कर पाएगा। मैं 10,000 से ऊपर और सिर्फ 1 से नीचे रहूंगा। अचानक उसकी ऑरा फट पड़ी। उसका दबाव बिजली की तरह पूरा अरीना दबाने लगा। उसकी चीख गूंजी, ओ अभिमानी लड़के, यहां उपद्रव करने की हिम्मत करता है, तुझे मैं खुद मार डालूंगा। पीछे से मोइंग और उसका पिता एक साथ लिनबे पर झपटते हैं। उनके मन में सिर्फ एक ही यकीन था। किस बात का डर? एल्डर राव 5वें स्तर के पल्स एक्सटेंशन रेल्म का मास्टर है। चाहे लिनबे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसके सामने टिक ही नहीं सकता। एल्डर राव का पैर उठा, मानो पूरा पहाड़ गिर रहा। एक पल में वो वार सीधा लिनबे पर गिरा। धमाके के साथ लिनबे फर्श पर घिसटता चला गया, होंठों से खून बहता हुआ। धीरे धीरे उठते हुए उसने अपने होंठ पोंछे। आंखों में अब भी वही जलती हुई। सामने चेफे, जिसका चेहरा सूजा हुआ था, गुस्से से कांपते हुए चिल्लाया, एल्डर राव, मत मारो इसे। इसे मेरे हवाले छोड़ दो। मैं इसे टुकड़े टुकड़े करूंगा, तभी मेरा गुस्सा शांत होगा। एल्डर राव की नजरों में ठंडी हंसी थी। जानता हूं। लेकिन तभी हवा में कुछ हलचल हुई। लिनबेई ने एक नजर अपने मॉन्स्टर बर्ड पर डाली। उसकी आवाज गहरी और शांत थी, लिटिल वन, अब तुम्हारी बारी। अब तक उनींदा सा दिखने वाला शाओजिन अचानक पंख फैलाता है। उसकी सुनहरी आंखें दहक उठती हैं। एल्डर राव का दिल कांप उठता है, अंदर से चीख उठता है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगले ही पल शाओजिन की आंखों से निकली सुनहरी किरण ने एल्डर राव के सीने को आर पार कर दिया। खून का फव्वारा हवा में बिखर गया। उसका शरीर लड़खड़ाया, गला फाड़ती चीख निकली, ये तो 4 स्टार मैजिकल बीस्ट है। और फिर वो जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। पूरा हॉल जम गया। मोइंग और उसका पिता ऐसे खड़े थे जैसे समय रुक गया। सेक्ट मास्टर घुटनों के बल गिर पड़ा, चेहरा राख जैसा। उसकी आवाज टूट रही थी, सब खत्म हो गया। लिनबे, इसके पास तो 4 स्टार मैजिकल बीस्ट है। मोइंग कांप रही थी,
होंठ बमुश्किल हिल रहे थे। एल्डर राव, सचमुच? चेफे की आंखें कॉर्प्स पर जमी थीं। चेहरा पीला पड़ चुका था। उसका घमंड टूट चुका था। एल्डर राव मर गया। पर इससे पहले कि वो सांस भी ले पाता, उसके ऊपर एक परछाई गिर गई। लिनबे का हाथ उसकी गर्दन पर जकड़ गया, उसे जमीन से ऊपर उठा लिया। ठंडी बेरहम आंखें उसकी रगों तक में घुस गईं। चेफे, अभी क्या कहा था? मुझे टुकड़े टुकड़े करना है। घबरा कर सेफे हकलाने लगा। लिनबे, तू तूने डीमन सीलिंग हॉल के एल्डर को मार डाला। तू मुझे नहीं मार सकता। अगर हिम्मत की तो। लिनबे की नजर और भी ठंडी हो गई। ओ, अब सेफे की आवाज कांप रही थी, बेबसी साफ झलक रही थी। मैं डीमन सीलिंग हॉल का कोर डिसाइपल हूं। हॉल मास्टर मुझे बेहद मानते हैं। सिर्फ यही नहीं, मेरे चारों भाई टॉप सेक्ट्स में शामिल हो चुके हैं। अगर अगर तू मुझे छोड़ दे तो सब भूल जाते हैं। क्या कहता है? लिनबे के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। सही कह रहे हो, मैं सचमुच पिघल गया। चीफे की आंखों में उम्मीद चमक उठी। हाँ, तो जल्दी से मुझे छोड़ दे। मैं कसम खाता हूं, आज के बाद कभी तेरा पीछा नहीं करूंगा। लिनबे ने अचानक उसकी गर्दन छोड़ दी। सेफे जमीन पर गिर पड़ा, हाँफते हुए, राहत की सांस लेता हुआ। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी नफरत और जहर उबल रहा था। लिनबे, जब मैं डीमन सीलिंग हॉल लौटूंगा तो हॉल मास्टर तुझे जिंदा पकड़ेंगे। आज की बेइज्जती का बदला मैं 1000 गुना दूंगा। लेकिन उसी पल लिनबे उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी निगाहों ने सीएफए के सपने को चकनाचूर कर दिया। अभी भी भ्रम में हो? सच में सोचता है कि तुम्हारा हॉल मास्टर तेरी बेइज्जती धोने आएगा? सीफे की हिम्मत टूट गई। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। लिनबे ने ठंडी मुस्कान दी। सेफे, सेफे, तू बहुत मूर्ख है। जिस दिन तेरे बाप ने मेरा फिजीक चुराया था, उसी दिन तुझे समझ जाना चाहिए था। उसका हाथ अचानक सीधा सीएफए के सीने में घुसा। खून की बूंदें हवा में बिखर गईं। मैं तुझे कभी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सीएफए की आंखें अविश्वास से फैल गईं। होठों से खून बहता रहा और उसका शरीर धीरे धीरे जमीन पर ढह गया। उसकी कहानी यहीं खामोशी में खत्म हो गई। सेक्ट मास्टर का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आवाज हारे हुए आदमी की तरह कांप रही थी। सब खत्म, सब खत्म हो गया। मोइंग का शरीर जम चुका था। आंखों में सिर्फ डर था। वो बोल भी नहीं पा रही थी, बस उसी आदमी को देख रही थी जिसे उसने कभी धोखा दिया। लिनबे की आंखें अब उनके ऊपर जमी थीं, बर्फ से भी ठंडी। मोलिंगयुन, क्या तुझे पता था कि ये दिन भी आए? सेक्ट मास्टर अब पूरी तरह टूट चुका था। वो लिनबे के पैरों पर गिर पड़ा, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। लिनबे, मैंने तुझे इतने सालों तक पाला। मुझे जिंदा रहने दे। आज से मैं पहाड़ों जंगलों में छिप जाऊंगा। मैं गुमनामी में रहूंगा। बस मुझे जीने दे। लिनबे की नजरें ठंडी तिरस्कार से मोलिंगयुन पर जमी हुई थी। उसकी आवाज में ऐसा दबदबा था कि पूरा हॉल सन्न रह गया। सब सच सच बता, शायद तब मैं तुझे जिंदा छोड़ दूं। मोलिंगयुन की आंखों में अचानक उम्मीद की चमक दौड़ी। उसकी आवाज कांपते हुए बाहर आई। सचमुच? सचमुच मुझे छोड़ दोगे? और अंदर ही अंदर वह हंस पड़ा। नाम, इज्जत, कल्टीवेशन सब बेकार है। अगर आज जान बच गई तो फिर से उठ खड़ा होने का मौका मिल जाएगा। हाँ, यही सही सौदा। फिर मो लिंगन हॉल में सबके सामने कड़वे आंसुओं के साथ गिड़गिड़ाने लगा। सब सुनो, आज जो मेरी चुयन सेक्ट पर यह विपत्ति टूटी है, उसका असली गुनहगार मैं हूं। मुझे पछतावा है, बहुत पछतावा है। भविष्य में महान बनने की हवस में मैंने अपने ही सबसे काबिल डिसाइपल से विश्वासघात किया। मैंने लिनबे को छुपकर झड़ दिया, उसकी कल्टीवेशन सील कर दी। उधर मो यिंग के होंठ कांप उठे। गुस्से से उसने दांत भींच। हॉल में एल्डर्स फट पड़े। क्या कहा? मो लिंगयुन का गला फट रहा था, लेकिन जहर जैसी सच्चाई लगातार बाहर गिर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने सी पिंगचू को भी इजाजत दी कि वो लिनबे का फिजीक छीन ले। एक एल्डर चीखते हुए आगे बढ़ा और उंगली तान कर गरजा। मोलिंगयुन, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तू इतना घटिया और नीच आदमी निकलेगा। धीरे धीरे एल्डर्स एक एक करके उसकी तरफ पीठ मोड़ने लगे। उनमें से एक भारी आवाज में बोला, कभी मैं तुझे अपना सबसे करीबी दोस्त समझता था, लेकिन तू तू तो गंदगी निकला। मैंने तुझे पूरी तरह गलत समझा। मैं, शोंग पोतियन, तेरी असली औकात जानने में देर कर बैठा। हॉल खाली होने लगा। एल्डर, डिसाइपल, साथी सबके सब बाहर निकल गए। चेहरों पर सिर्फ नफरत और घृणा।
जाते जाते एक डिसाइपल की टूटी हुई आवाज गूंजी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा सेक्ट मास्टर ऐसा निकलेगा। सीनियर ब्रदर, तुझ पर तो सच्चा जुल्म हुआ। एक वक्त में शान से भरा चुयुन सेक्ट अब सुनसान पड़ा था। सिर्फ मो लिंग्युन और मोइंग कांपते हुए लिन बेई के सामने गिड़गिड़ा रहे। लिन बेई ने चारों तरफ बिखरी खामोशी को ठंडी आंखों से देखा और मन ही मन सोचा, ये सब कायर लोग सिर्फ डर के मारे मुझसे किनारा कर गए। इसमें कोई हैरानी नहीं, ऐसे लोग तो हमेशा भाग ही जाते हैं। लिन बेई आगे बढ़ा। उसकी परछाई मोइंग पर भारी पड़ रही थी। मोइंग कांपते हुए सिर उठाता है, उसकी आंखों में सिर्फ डर। लिन बेई की ठंडी बर्फ सी नजर उसके आर पार उतरती है, आवाज धारदार, सीधी दिल चीरती। मोइंग, मैं तेरे साथ सच्चा था, लेकिन तूने मुझे सबसे ज्यादा निराश किया। पीछे से मो लिंग्युन की टूटी हुई आवाज गूंजी। लिन बेई, मैंने तो तेरी हर बात मान ली, क्या तू कम से कम मुझे। लिन बेई का चेहरा बर्फ की तरह सख्त हो गया। उसकी उंगली सीधी मो लिंग्युन की तरफ उठी और होठों पर कड़वी हंसी फैल गई। मो लिंग्युन, तुझे सचमुच लगता है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा? बेवकूफ। सेक्ट मास्टर जमीन पर गिर पड़ा, सीने को थामे हुए। तूने तो कहा था तू अपनी बात पर कायम नहीं। लेकिन उसके मुंह से फिर कोई दलील निकलती, उससे पहले ही लिन बेई ने अपनी पूरी ताकत उगल दी। एक भयंकर वार सीधा उस पर गिरा। मो लिंग्युन खून उगलता हुआ टूटे हुए शरीर के साथ लिन बेई के पैरों में पड़ा था। लिन बेई नीचे झुककर बर्फीली आवाज में बोला, भरोसा तोड़ना इंसानियत छोड़ने के बराबर है। तेरे जैसे जानवर के लिए पूरा शव छोड़ना ही मेरी सबसे बड़ी दया है। मोइंग की आंखें सदमे में फैल गईं। सामने पड़े शव को देखकर उसकी आवाज मुश्किल से निकली, फादर। लिनबेई ने धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ाए, हर कदम गूंजता हुआ। उसकी आवाज में बर्फीली धार। अब तेरी बारी है। लेकिन भीख मांगने की बजाय मोइंग के चेहरे पर पागलपन उतर आया। हंसी अचानक फट पड़ी, उसकी शक्ल विकृत हो गई। इस सब का कसूर हम सब का है लिनबेई। उसकी आंखों में पागलपन की आग जल रही थी। उंगली लिनबेई पर तनी हुई। अगर उस दिन मैंने तुझे पूरी तरह खत्म कर दिया होता तो आज ये सब न होता। उसकी हंसी तेज होती गई, टूटे हुए पागलपन में डूबती हुई। लिनबेई, चाहे तू हमें मार दे, तू ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। तूने सीफेई को मारा है, क्या तुझे लगता है पूरी दुनिया तुझे छोड़ देगी? सिर्फ डीमन सीलिंग हॉल ही नहीं, हर बड़ी ताकत तेरा शिकार करेगी, दुनिया के आखिरी कोने तक। वो हंसता रहा, और भी तेज, और भी पागलपन से भरा। मैं तेरा इंतजार करूंगा नर्क में। अचानक उसके होंठों से खून का फव्वारा फूटा, शरीर ऐंठ कर गिर पड़ा। उसकी आंखों में आखिरी पागलपन की झलक थी। फिर सन्नाटा। लिनबेई के चेहरे पर कोई हलचल नहीं। उसने बस एक ठंडी नजर डाली और एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन हर शब्द में सोच और वजन था। लेकिन मोइंग ने सच कहा, आगे का रास्ता और कठिन होगा, मगर हर बोझ, हर दुश्मन मुझे और मजबूत बनाने वाली आग बनेगा। उसका चेहरा सख्त हो गया, जैसे लोहे में ढली हुई कसम। मैं लिनबेई इस दुनिया के सबसे ऊपर खड़ा होने के लिए ही बना हूं। लिनबेई के कंधे पर शाओजिन बैठा था। उसके होंठों पर पहले एक तंजिया मुस्कान थी। सिर्फ पल्स एक्सटेंशन रेल्म का एक नन्हा कीड़ा, और इतनी बड़ी बातें। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र लिनबेई के चेहरे पर पड़ी, वो जज्बा, वो अटल निश्चय, उसकी मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई और आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। फिर भी मैं देखना चाहता हूं ये लड़का कितनी दूर जा पाएगा। उसी वक्त डीमन सीलिंग हॉल के गहरे भीतर एक विशाल हॉल, बीच में एक भव्य आसन पर बैठा हुआ भारी काय आदमी ठहाके लगाता है। उसकी हंसी गूंजों से दीवारें कांप रही थीं। सामने झुका हुआ खड़ा था शिपिंगचू। वो आदमी गरजती लेकिन गर्मजोशी से भरी आवाज में बोला, सेक्ट मास्टर जी, बैठ जाइए, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। पिंक्यू घबराकर हाथ हिलाता है, नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूं। उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। सेक्ट मास्टर जी, आप हद से ज्यादा सावधान हैं। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि हेवनली मास्टर 2 था, डीमन सीलिंग हॉल का सेक्ट लीडर। उसने हाथ बढ़ाकर इशारा किया, चूंकि तुम्हारा बेटा जी फेई अब डीमन सीलिंग हॉल का डिसाइपल बन चुका है, अब हम एक ही परिवार हैं। अब इतनी दूरी क्यों, बैठ जाइए। पिंक्यू कांपती आवाज में बोला, धन्यवाद हेवनली मास्टर 2, मुझे बैठने की इजाजत देने के लिए। तभी अचानक तेज कदमों की आहट गूंजी।
एक नकाबपोश आदमी आया, झुककर फुसफुसाया, रिपोर्ट। तू झुककर ध्यान से सुना। उसका चेहरा पलक झपकते ही सख्त हो गया। उसने हाथ उठाकर पिंक्यू को रोका। सेक्ट मास्टर जी, जरा ठहरो। पिंक्यू ठिठक गया। क्या हुआ? टू की आंखें सिकुड़ गईं। लिनबे, चुयुन सेक्ट लौट आया है। उसने मो लिंग्युन और मोइंग को मार डाला। पिंक्यू का चेहरा जर्द पड़ गया। उसके कदम लड़खड़ा गए। लिनबे, न नहीं, यह असंभव है। टू की आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारा बेटा जीफे, वो भी मारा जा चुका है, और डीमन सीलिंग हॉल ने अपना एक एल्डर भी खो दिया। पिंक्यू के घुटने कांप गए। उसकी आवाज फट रही थी। कैसे? एल्डर राव? वो तो पल्स एक्सटेंशन रेल्म के 5वें स्तर पर था। कैसे लिनबे उसे? लेकिन टू की आंखें लाल चमक उठी। उनमें से खतरनाक रोशनी फूट रही थी। उसकी आवाज धमकी की तरह गूंजी। लगता है लिनबे के पास कोई भयानक रहस्य है। उसने पिंक्यू की तरफ नजरें गड़ाई। सेक्ट मास्टर जी, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो? पिंक्यू दोनों हाथ हवा में लहराता है, हड़बड़ाहट से चिल्लाता है, बिल्कुल नहीं। तू चुपचाप उसे घूरता रहा। चेहरा ठंडा और पढ़ा न जा सकने वाला। फिर उसके होंठों पर धीमी मुस्कान फैली। उसकी आवाज गूंजी, एल्डर जाओ। एक औरत आगे आती है, आंखों में तेज चमक। यस, हॉल मास्टर। तू की गरजती आवाज गूंजी। ये लिनबे मेरे एल्डर को मार डाला, मेरे कोर मेंबर्स को काट डाला। इसे मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। इसे मेरे सामने लाओ। एल्डर जाओ गहरी झुककर बोली। यस मास्टर। तू कुर्सी पर टिक गया। एक गहरी हंसी फूट पड़ी। अफसोस की बात है, बाउंडलेस परगेटरी बॉडी अब खो चुका है। पिंक्यू ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके दिल में जहर घुल रहा था। लिनबे, अब तू और मैं सिर्फ मौत तक के दुश्मन हैं। चुयुन सेक्ट की सीक्रेट माइंड में अंधेरे में लिनबे के हाथ कांपते हुए ऊपर उठे। उसने एक पुराना स्टोरेज पाउच पकड़ा और उसकी आंखें फट गईं। अंदर खजाना ही खजाना, स्पिरिट स्टोन्स, दुर्लभ हर्ब्स, चमकदार ओर्स, हथियार, सब कुछ बिखरा पड़ा था। और बीच में 2 चमकते रत्न जैसे डीमन कोर्स। उसकी सांसें तेज हो गईं, होठों पर मुस्कान खिंच गई। ये सारे खजाने, वो हर चीज जो मो लिंग्युन, वो बूढ़ा कुत्ता सालों से लूटता रहा, अब सब मेरा है। उसने दोनों डीमन कोर्स उठाए। आंखों में आग सी चमक उठी। 2-3 स्टार डीमन कोर्स। अगर इन्हें रिफाइन कर लिया तो मैं सीधा पल्स एक्सटेंशन रेल्म की 3री मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। पास ही शाओजिन आलस से चट्टान के सहारे टिका था, होठों पर तंजिया मुस्कान। ये छोटी सी ढेरी जिसे तू खजाना मान रहा है, मेरे हेवनली पैलेस में तो ऐसे सामान पूरे कमरों में ढेर किए रहते थे। हथियार, आर्टिफैक्ट्स, उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। उसके चेहरे पर एक पल को नरमी आई, आंखों में अतीत की चिंगारी। कितना याद आता है वो वक्त जब मैं टॉप ग्रेड एमेथिस्ट और वाइट जेड के बिस्तरों पर लेटा रहता था और एलिक्सर्स को मिठाई की तरह खा जाता था। लिनबे ने उसकी खोई हुई नजर पकड़ ली। हल्की मुस्कान के साथ उसने एक गोली निकाली और आगे बढ़ाई। तूने मेरी इतनी मदद की है, ये तेरे लिए। शाओजिन ने गोली पर घृणा से घूरा। येलो ग्रेड, ये कचरा तो कुत्ते भी ना खाएं। लेकिन देर तक घूरने के बाद उसका अहंकार भी थक गया। उसने आह भरी, छोड़ो, कुछ ना सही, ये ही सही, और गोली निकल ली। लिनबे हंसा, फिर शाओजिन को उठाया। चल। पहाड़ से उतरते हुए उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें अंधेरा घुला था। जब मैं बदला लेने निकला था तब मुझे कोई परवाह नहीं थी। ये सेक्ट के लोग हों, फूल हों, बिल्ली कुत्ते हों, सबको मार डालता। अगर एक अंडा भी होता तो उसे भी चूर कर देता। शाओजिन ने उसकी तरफ देखा, आंखें सिकोड़ ली, मन ही मन आह भरी। अरे बच्चे, तू अभी भी नरम है। तूने सेक्ट के सब लोगों को जिंदा जाने दिया। और तभी पीछे से धमाकेदार विस्फोट हुआ। पूरा पहाड़ हिल गया, लपटें उठीं और चुयुन सेक्ट का बचा खुचा अस्तित्व राख में बदल गया। लिनबे ने बस हल्की मुस्कान दी और चलता रहा। शाओजिन की नाक से हंसी जैसी आवाज निकली। क्या खतरनाक लड़का है। आधा महीना बाद ईस्टर्न शिनजांग की सरहद। लिनबे एक मजबूत बैल की पीठ पर बैठा था, चेहरा शांत लेकिन आंखों में बोझ। उसके पीछे लंबी कतार थी। गांव वाले, औरतें, बच्चे, बूढ़े, सब अब उसके पीछे पीछे चल रहे। बैल के साथ साथ चल रहे बूढ़े ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, विलेज चीफ,
हमारी टोली दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। लिनबेई ने हल्की मुस्कान खींची, सिर हिलाया, लेकिन भीतर से उसका मन भारी था। मैं तो बस अपनी जान बचाने भाग रहा था और आज मेरे पीछे इतने आम लोग चल रहे हैं। उसकी आंखों में वो पल फिर ताज़ा हुआ जब गांव का बुजुर्ग उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था, कांपती आवाज में बोला था, यंग मास्टर, आज से आप ही हमारे विलेज चीफ हैं। और दूसरी वजह, बुजुर्गों का सहारा बनना, बच्चों की देखभाल करना। कुछ बूढ़ों ने तो रोका भी था, गहरी झुककर बोले, हमें साथ ले जाने से तुझ पर बोझ बढ़ेगा। लेकिन चीफ ने ठहाका लगाया था, हाथ थपथपाकर कहा, ना समझी मत करो, हमारा नया विलेज चीफ असाधारण है। लिनबे बैल की पीठ पर बैठा हल्की सांस छोड़ता है। उसकी आंखें पीछे चल रहे उस भीड़ पर टिकती हैं जिसमें हर कदम पर थकान, भूख और मजबूरी झलकती है। उसके दिल से भारी आह निकलती है। इतनी बड़ी तादाद साफ दिखाता है कि ईस्टर्न शिनजांग के लोग छुयुन सेक्ट के जुल्म तले कितने बर्बाद हुए थे। उसकी आवाज में दृढ़ता उतरती है। बस इस रेगिस्तान को पार कर लें, आगे सदर्न शिनजांग है, वहां जाकर हम बसेंगे और एक नया रास्ता ढूंढेंगे। भीड़ में से वही बुजुर्ग आगे आता है, आदर से झुककर रिपोर्ट करता है, विलेज चीफ, आपकी इच्छा के मुताबिक हमारे साथ चल रहे लोगों में से करीब 120 जवान लड़के कल्टीवेट कर सकते हैं और सबको ग्रीन ऑक्स बॉडी रिफाइनिंग आर्ट सिखा दी गई है। लिनबे हल्का सिर हिलाता है, ठीक है, भले ही ये कला सबसे आसान कल्टीवेशन मेथड है, लेकिन इनका पहला चरण पार कर लेना ही उन्हें मार्शल आर्ट्स की दहलीज पर खड़ा कर दे। बुजुर्ग झिझकता है, फिर हिम्मत करके पूछता है, विलेज चीफ, हमारी तादाद अब लगातार बढ़ रही है, तो क्यों ना सदर्न शिनजांग में आप खुद एक सेक्ट बना लें। लिनबेई की आंखें पल भर को ठिठकती हैं, होठों पर हल्की सी मुस्कान, मगर भीतर गहरी सोच। एक सेक्ट? वो शब्द मानो उसके भीतर कहीं गूंज उठते हैं। इसी बीच दूर एक उजाड़ जमीन पर कुछ खुरदरे चेहरे छिपकर घात लगाए बैठे हैं। उनमें से एक अपनी उंगलियां चटकाता हुआ हंसता है। सूचना पक्की है, लिनबे यहीं से गुजरेगा, बस उसे जिंदा पकड़ लो और डीमन सीलिंग हॉल को सौंप देना। दूसरा आदमी जो टोपी में है, उसकी मुस्कान और भी खतरनाक है। उस दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी। पास ही एल्डर जाओ चुपचाप बैठा है, होठों पर एक तिरछी खतरनाक मुस्कान। उधर बुजुर्ग ने उंगली आगे उठाई, उसकी आवाज नरम थी, सेक्ट मास्टर, आगे क्रिसेंट मून स्प्रिंग है, वहां थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। लिनबे की भौहें हल्की सी कुड़ती हैं। मन ही मन सोचता है, ये लोग इतनी जल्दी मुझे सेक्ट मास्टर कहने लगे। चेहरा शांत रखता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देता है, ठीक है, वहीं आराम करेंगे। दूसरी ओर ऊंची चट्टान पर वहीं दो शिकारी खड़े हैं। उनमें से एक आंखें सिकोड़ कर झुंझलाता है, ये क्या? लिनबे इतनी भीड़ क्यों लेकर चल रहा है? टोपी वाला आदमी आगे झुककर चौंकता है, ये तो पूरा चुयुन सेक्ट साथ ले आया है। एल्डर जाओ हंसकर नफरत से थूकता है, मूर्ख, आंखें खोलकर देखो, बूढ़े, बीमार, बच्चे और लाचार लोग हैं, बाकी कुछ कमजोर जवान। घबराने की कोई बात नहीं। बैल पर बैठे लिनबे की आंखें दूर तलक देखती हैं, चेहरे पर ठंडी तिरस्कार भरी मुस्कान। तो खबर इन गीदड़ों तक भी पहुंच गई। अफसोस, इनके सिवा और कुछ नहीं, मुर्गे और गली के कुत्ते। उसकी आंखें चमक उठती हैं, इनसे मैं खुद निपटूंगा। बुजुर्ग झुक जाता है, चिंता से भरी आवाज, सेक्ट मास्टर, कृपया सावधान रहिए। उसी पल चट्टान पर से एक गिरोह हंसते हुए आगे बढ़ता है। उनमें से एक गरजता है, लिनबे, स्वर्ग का रास्ता था मगर तुमने ठुकरा दिया, अब खुद नरक का दरवाजा तोड़कर आ रहे हो। डीमन सीलिंग हॉल को चुनौती दी है, आज तुम्हारी मौत तय है। लिनबे उंगलियां हिलाकर उन्हें इशारा करता है। ठंडी आवाज, बस आओ। डकैतों का झुंड शोर मचाता हुआ टूट पड़ता है। भाइयों, दौलत और शोहरत सामने पड़ी है, पकड़ लो। हथियार चमकते हैं, उनके कदम जंगली जानवरों जैसे गूंजते हैं। लिनबे ऊब कर सांस छोड़ता है, हाथ कसता है, उसकी बाजू पीछे जाती है, मानो आकाश ही उसके मुट्ठी में कैद हो। अगले ही पल एक घातक प्रहार, हवा फटती है, चट्टान 1000 टुकड़ों में बिखर जाती है, धरती हिलती है, चीखें गूंजती हैं, कई लोग टूटे खिलौनों की तरह उछल कर गिरते हैं। एल्डर जाओ भी धक्के से लुढ़कता हुआ धूल में जा गिर, खून से लथपथ, फिर भी होठों पर एक विकृत मुस्कान। बुजुर्ग दौड़कर लिनबे के सामने आता है, उसकी आंखों में श्रद्धा झलकती है। सेक्ट मास्टर, रास्ते भर अनगिनत दुश्मनों ने आपको रोकने की कोशिश की, मगर कोई भी आपकी एक घूंसे को सह नहीं पाया। लिनबे ठंडी सांस भरता है,
ये सब बेवकूफ़ हैं, लोभी कुत्ते। लेकिन हैरानी ये है कि डीमन सीलिंग हॉल या याओटियन सेक्ट का कोई अब तक क्यों नहीं आया। बुजुर्ग झुक कर समझाता है। सेक्ट मास्टर, बस इस ओएसिस से गुजर लें, उसके बाद सदर्न शिनजांग है, वहां आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लिन बे की आंखें सख्त हो जाती हैं। ठीक है, सबको आराम करने दो, फिर आगे बढ़ेंगे। बुजुर्ग झुककर जवाब देता है, जी सेक्ट मास्टर। उधर जमीन पर पड़े हमलावर दर्द से कराह रहे थे। सबके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर कपड़ा ठूसा था। उनके दर्द की आवाजें सन्नाटे को भर रही थी। ऊपर चट्टान पर लिन बे खड़ा था। उसकी आंखें नीचे भीड़ को देख रही थीं, मगर मन कहीं और भटक गया। शायद मैं सचमुच अपनी खुद की सेक्ट बना सकता हूं। सोच अभी अधूरी ही थी कि उसकी रीढ़ में अचानक ठंडक दौड़ गई। एक खंजर उसकी पीठ से सट चुका था। कानों में सरसराती आवाज आई, एल्डर जाओ की। होठों पर क्रूर मुस्कान, आवाज में जहर। लिनबे, हिलना मत। लिनबे तनकर खड़ा रह गया। आंखें हल्की सिकुड़ गईं। उसने हंसते हुए कहा, आखिर में तू वहीं निकला, ना समझ बच्चा। लिनबे ने थोड़ा सा सिर घुमाया। आवाज नीची और ठंडी। तू है कौन? जो सीधा खड़ा हो गया। घमंड से भरी आवाज, मैं हूं जाओ छिंग, डीमन सीलिंग हॉल का एल्डर। उसकी आंखों में लालच चमक उठा। मुझे पता है तेरे साथ वो खतरनाक मॉन्स्टर है, मगर इस करीब से अगर तू हिला भी तो अगले ही पल मर जाए। लिनबे ने आंखें ठंडी रखते हुए कहा, अगर सच में मारना चाहता तो अब तक कर चुका होता। असली मकसद क्या है? सिर्फ बातें करने तो नहीं आया तू? जाओ की हंसी और गहरी हो गई। तेज दिमाग है, सीधी बात। मुझे चाहिए तेरी फिजिक। लिनबे की नजरें तलवार जैसी तेज हो गईं। मेरी फिजिक चुराना चाहता है? डीमन सीलिंग हॉल का डर नहीं है तुझे? जाओ का चेहरा विकृत मुस्कान से भर गया। अगर मुझे हेवन लेवल फिजिक मिल जाए तो फिर किससे डरूं? उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। और तू तू कोई साधारण इंसान नहीं। तेरे पास हैं 5 हेवन फिजिक्स। एक निकल भी जाए तो दूसरा जाग उठता है। तू एक सच्चा मॉन्स्टर है। लिनबे के होठों पर तिरछी मुस्कान आई। या शायद यही कहते हैं जीनियस। जाओ की हंसी ठंडी पड़ गई। हथेलियों से लाल ऊर्जा फूटने लगी, चटकती, डरावनी। अफसोस, तू फिर से बेकार बनने वाला है। उसने अचानक लिनबे की पीठ पर हथेली मारी। लाल ऊर्जा उसके शरीर में समा। अगले ही पल उसका जबड़ा जानवर की तरह फैल गया। भयानक शक्ति चारों ओर खींचने लगी। लिनबे की पीठ से लाल रोशनी की धार बाहर खींचकर जाओ की हथेली में जाने। लिनबे की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसकी आवाज गूंज उठी, थोड़ा अफसोस है कि सामने तू ही है। और अगले ही पल उसके शरीर से विस्फोट की तरह शक्ति फूटी। जाओचिंग खिलौने की तरह उछलकर दूर जा गिरा। धूल में लौटते हुए, खून खांसते हुए वह किसी तरह संभला। उसकी आंखें अविश्वास से चौड़ी रह गईं। तू तो पल्स एक्सटेंशन रेल्म के चौथे स्तर पर पहुंच चुका है। उसके दिल में सन्नाटा गूंजा। ये कैसा मॉन्स्टर है? मैंने पूरी उम्र कल्टीवेट में लगा दी और अभी छठे स्तर पर हूं। और ये लड़का इतने कम वक्त में। उसकी मुट्ठियां कांप उठी। दिल डूबने लगा। लिनबे शांत कदमों से आगे बढ़ा। चेहरे पर एरोगेंस झलक रही थी, होठों पर हल्की मुस्कान। मैंने कहा था मैं जीनियस। ये लफ्ज तीर की तरह जाओ की हिम्मत चीर गए। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। होठों से टूटी आवाज निकली, गलती, गलत हिसाब, मुझे भागना होगा। वो पीछे मुड़ने लगी, चेहरे पर साफ घबराहट। मगर तभी लिन बे की पोशाक हल्की सी हिली। अंदर से शाओजिन का छोटा सा सिर बाहर झांका, आंखों में शरारती आग। एक तीखी चीख के साथ वो चिड़िया बिजली जैसी रफ्तार से जाओ पर टूट पड़ी। जाओ की आंखें डर से फैल गईं। रुक! पर उसकी बात अधूरी रह गई। शाओजिन का प्रचंड हमला उस पर टूट पड़ा। ऊर्जा इतनी निर्दयी थी कि अगले ही पल जाओचिंग का शरीर राख बनकर हवा में बिखर गया। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक जला हुआ जूता जमीन पर धुआं छोड़ता हो। शाओजिन वापस उड़कर लिनबे की पोशाक में जा समाया। बड़बड़ाया, ऐसी तुच्छ चीजें मेरी नींद खराब कर रही हैं। और आंखें बंद कर लीं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। कुछ गांव वाले जिन्होंने दूर से धमाके की गूंज सुनी थी, दौड़ते हुए आए। चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। विलेज चीफ, क्या हुआ? लिनबे ने राख की ओर एक नजर तक नहीं डाली। आवाज शांत, स्थिर, जैसे कोई मामूली बात हो। बस एक छोटी सी बात थी, फर्क नहीं पड़ता। सब लोग सामान बांध लें, हमें आगे बढ़ना है। बूढ़ा आदमी तुरंत झुक गया।
सवाल करने की हिम्मत तक नहीं की। कई घंटों की यात्रा के बाद उनका काफिला सदर्न शिनजियांग की गहराई में बसी चिंगशुई सिटी के दरवाजों तक पहुंचा। ऊंचे गेट सामने खड़े थे, पर राहत की जगह माहौल में बेचैनी भर। बूढ़ा आदमी इधर उधर देखते हुए बोला, आखिरकार पहुंच गए हम। मगर लिन बेई की आंखें संकरी हो गईं। कुछ ठीक नहीं लग रहा। सचमुच बूढ़े ने भी वही देखा। अनगिनत लोग शहर से बाहर भाग रहे थे, चेहरों पर दहशत, बस्ते जल्दी जल्दी बांधे गए, बच्चे रोते हुए। उसने एक आदमी का हाथ पकड़ लिया। भाई, लोग इतनी घबराहट में क्यों भाग रहे हैं? शहर में क्या हुआ है? आदमी ने सावधानी से उन्हें देखा। तुम लोग बाहर से भाग कर आए हो? हाँ। बूढ़े ने सिर हिलाया। आदमी ने भारी सांस ली। तो तुम गलत जगह आ गए। मेरी मानो, जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल जाओ। बूढ़ा चौंका। क्यों? क्या हुआ? आदमी ने आवाज धीमी करके जल्दी जल्दी समझाया। कुछ ही दिन पहले डाकुओं का एक दल चिंगशुई सिटी में घुसा। वो जलाते हैं, मारते हैं, लूटते हैं। आते ही उन्होंने निर्दयता से कत्लेआम किया। यहां तक कि चिंगशुई सिटी का सिटी लॉर्ड को भी मार डाला। और अब हर कोई अपनी बारी का इंतजार करते हुए डर में जी रहा है। लिन बेई की नजरें तेज हो गईं। सिटी लॉर्ड का कल्टीवेशन स्तर क्या था, और ये डाकू किस रेलम में है? आदमी का गला सूख गया। सिटी लॉर्ड पल्स एक्सटेंशन रेलम के दूसरे स्तर पर था, मगर सिर्फ 3 चालों में मारा गया। लोग कहते हैं डाकुओं का सरदार कम से कम चौथे स्तर तक पहुंच चुका। सिर हिलाते हुए आदमी ने फिर चेतावनी दी। सच कहता हूं, अभी निकल जाओ तो ही बचोगे। इतना कहकर वो अपना सामान उठाकर भीड़ में गुम हो गया। बूढ़े ने लिन बेई की ओर चिंता से देखा। विलेज चीफ, तो फिर हम? मगर लिन बेई ने बीच में ही काट दिया, होठों पर ठंडी मुस्कान। अगर सिर्फ पल्स एक्सटेंशन रेलम का चौथा स्तर है तो चिंता की कोई बात नहीं। चलो, मैं इन तथाकथित डाकुओं से खुद मिलना चाहता हूं। शहर के करीब आते ही अफरा तफरी आंखों के सामने खुल गई। गलियों में चीखें गूंज रही थीं, व्यापारी दुकानें छोड़ भाग रहे थे, परिवार बच्चे उठाकर रोते चिल्लाते हुए निकल रहे। लिनबे शांत खड़ा देखता रहा, फिर बुदबुदाया, चिंगशुई सिटी आकार में भी छोटा नहीं। अगर ये मेरा अपना ठिकाना बन जाए, बुरा सौदा नहीं होगा। एक मजबूत गढ़। उधर सिटी लॉर्ड के मैंशन के भीतर एक औरत भव्य कुर्सी पर बैठी थी। उसकी मौजूदगी से ही कमरे में दबदबा छा गया। अचानक वो खड़ी हुई और तेज आवाज में पूछा, शहर के लोग क्या डर के मारे भाग गए? उसके सामने झुके एक आदमी ने दांत भींचते हुए जवाब दिया, चीफ, चिंगशुई सिटी के लोग ऐसे भागते हैं मानो हम राक्षस हों, जबकि असल में सिटी लॉर्ड खुद एक भ्रष्ट नीच था जिसके पास जरा भी जमीर नहीं था। हम तो बस न्याय कर रहे हैं, फिर भी वो हमें बुरे साए समझते हैं। खून खौल उठता है ये देख। चीफ अभी भी गहरी सोच में थी, हाथ गाल पर टिकाए जैसे किसी बोझ तले दब गई हो। होठों से धीरे धीरे एक टूटी सी सांस निकली, लेकिन तभी एक सबॉर्डिनेट भागता हुआ अंदर घुसा। सांसें उखड़ी हुई। चीफ, बाहर बहुत सारे भागे हुए लोग दिखाई दिए हैं। चीफ का सिर झटके से उठा, आंखों में अचानक चमक। सच? उसने लगभग चिल्लाते हुए कहा। जी हां, बिल्कुल सच, आदमी ने सिर झुकाकर कहा। चीफ के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। कहाँ है वो? सराय में आराम कर रहे हैं। चीफ ने बिना वक्त गवाए कदम बढ़ा दिए। उसकी आवाज में बिजली सी गूंज थी। आओ, चलो, अभी मिलते हैं उनसे। दूसरी तरफ कस्बे की एक साधारण सी सराय। भीतर लिन बे बड़े आराम से शराब की प्याली थामे बैठा था, जैसे बाहर की उथल पुथल से उसका कोई लेना देना ही ना हो। सराय का मालिक, एक घबराया आदमी, धीरे से झुककर फुसफुसाया, यंग मास्टर, मेरी मानो, यहां ज्यादा देर मत ठहरो। चिंगशुई सिटी सुरक्षित जगह नहीं है। लेकिन लिनबे ने हाथ हिलाकर टाल दिया। कोई दिक्कत नहीं, बस खाना जल्दी परोस दो। बेचारा मालिक बड़बड़ाता हुआ लौट गया। उसी वक्त बाहर घोड़ों की टापें गूंज उठी। चीफ अपने शानदार घोड़े पर सवार पूरे दल के साथ वहां आ पहुंची। लिनबे की आंखों में एक अजीब सी चमक तैर गई, होठों पर हल्की सी हंसी। तो बैंडिट्स आ ही गए। पास खड़े बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। विलेज चीफ। लेकिन लिन बे का हाथ उठा, आवाज अब भी शांत। फिक्र मत करो। चीफ की नजर सीधी उस पर जा टिकी। ऊंची धारदार आवाज गूंजी, क्या तुम ही लोग हो जो भागकर यहां पहुंचे हो? लिन बे ने आंखों में हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, बिल्कुल। चीफ घोड़े से कूदकर सीधे सराय में दाखिल हुई। सबको लगा अगले ही पल टकराव होगा, तलवारें खींचेंगी। मगर अचानक चीफ ने उसे कसकर गले से लगा लिया।
आंखों में आंसू भर आए। वाह, तुम तो बहुत नेक इंसान हो। पूरा दल स्तब्ध। सबॉर्डिनेट्स के जबड़े गिर गए। उनके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, मैं इसे नहीं जानता, मैं इसे नहीं जानता। लिनबेई के चेहरे पर झटका साफ दिखा। उसने धीरे से उसके हाथ अलग करते हुए कहा, ये तुम, अगर कुछ कहना है तो ठीक से कहो। चीफ का चेहरा लाल पड़ गया। हल्के से खांसते हुए बोली, खैर, यहां ठीक नहीं, चलो भीतर चलकर बात करते हैं। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने बैठे। चीफ ने हाथ आगे बढ़ाया, चेहरा गंभीर लेकिन उम्मीद से भरा। चूंकि तुम शरणार्थी हो, इसलिए मैं चाहती हूं कि अब से चिंगशुई सिटी में ही रहो। मेरे लोग तुम्हारे साथियों को ठहराने की व्यवस्था करेंगे। लिनबेई ने उसकी आंखों में देखते हुए गहरी आवाज में कहा, और अगर मैं खतरनाक इंसान निकला, कोई दुष्ट व्यक्ति? चीफ की आंखों में आत्मविश्वास की चमक दौड़ी। अगर मैं चिंगशुई सिटी पर कब्जा कर सकती हूं तो उसकी रक्षा भी कर सकती हूं। लिनबेई के होठों पर हल्की चुभती मुस्कान उभरी। और अगर मैं कहूं कि मैंने पहले ही डीमन सीलिंग हॉल को नाराज कर दिया है। ये शब्द कमरे पर बिजली बनकर गिरे। चीफ के दोनों अधीनस्थ सन्न रह गए, आंखें फैल गईं। क्या? डीमन सीलिंग हॉल? लिनबेई की आवाज अब बर्फ जैसी ठंडी। हाँ, मैंने उनके एक कोर डिसाइपल और एक एल्डर को मार दिया। चीफ का शरीर झटका खाकर पीछे हुआ। उसकी सांसें अटक गईं। क्या? उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की। डीमन सीलिंग हॉल तो ईस्टर्न शिनजांग में है, यह सदर्न शिनजांग है। उनका हाथ यहां तक नहीं पहुंच सकता। मैं सब संभाल लूंगी। लिनबेई ने हल्की हंसी हंस दी। ओ, तो फिर अगर बर्निंग सन सेक्ट, एंडलेस सोर्ड सेक्ट, निशुई हॉल और तियंदाओ सेक्ट का नाम भी जोड़ दूं? चीफ का चेहरा ठिठक गया। अधीनस्थों के होंठ खुले रह गए। उसने जबरन हंसी निकाली, मगर आवाज कांप रही थी। बर्निंग सन सेक्ट और तियंदाओ सेक्ट तो नॉर्दर्न शिनजांग में हैं। एंडलेस सोर्ड सेक्ट और निशुई हॉल पश्चिम में। याद रखो, ये सदर्न शिनजांग है। लिनबेई धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी पूरे कमरे पर छा गई। दबाव बढ़ता चला गया। सोचा भी नहीं था तुम इतनी हिम्मती हो। चीफ के होंठ हिले, पर शब्द निकल नहीं पाए। और तभी उसके घुटने अचानक जवाब दे गए। वो और उसके दोनों सबॉर्डिनेट एक साथ जमीन पर गिर पड़े, बेहोश हो गए। लिनबेई उन सबको चुपचाप देखता रहा। उसकी आंखें ठंडी, चेहरा भावहीन। फिर हल्के व्यंग्य से उसने ताली बजाई और मुस्कुराया। मैंने सोचा था वो सच में बहादुर है। अफसोस इतना ही हुआ था कि बूढ़ा आदमी धीरे धीरे अंदर आया। उसकी नजर चीफ और उसके साथियों पर पड़ी तो आंखें फैल गईं। विलेज चीफ? ये तो... लिनबेई ने हाथ लहराकर बीच में ही काट दिया। कुछ नहीं, डर से बेहोश हो गए। कुछ लोगों को बुलाओ, इन्हें उठाकर बाहर ले चलो। हम सिटी लॉर्ड्स मैंशन जा रहे हैं। बूढ़ा सीधा तन गया, तुरंत सिर झुका दिया। यस, सेक्ट लीडर। कुछ ही देर बाद चीफ और उसके बेहोश अधीनस्थों को उठाकर ले जाया जा रहा था। लिनबेई सबसे आगे चलता रहा, आंखों में अजीब सी शांति। उसके पीछे गांव वाले दबे पांव चले जा रहे थे। कोई भी ऊंची आवाज निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भीड़ में से एक आदमी बुदबुदाया, मैं तो सोच रहा था कि हमें यहां फायदा मिलेगा, लेकिन ये तो सचमुच जीता जागता नर्क है। उसके बगल में खड़ी औरत ने हाथ से चेहरा ढकते हुए कांपती आवाज में कहा, यह चिंगशुई सिटी बहुत खतरनाक है। नहीं, मुझे तो यहां से भागना होगा, जितना जल्दी हो सके। दूसरी तरफ डीमन सीलिंग हॉल में विशाल अंधेरी सभा में मास्टर टू अपने ऊंचे आसन पर बैठा था। पीला वस्त्र, सख्त चेहरा और आंखों में रहस्यमय शांति। उसकी गूंजती आवाज पूरे हाल में फैल गई। सब सुन लो, एल्डर राव मर चुका है। एल्डर जो हड्डियों तक का नामो निशान नहीं बचा। कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। तो बताओ, इस मामले पर तुम्हारा क्या विचार है? एक एल्डर ने गहरी सांस छोड़ी, सिर हिलाया। लिनबेई में कोई बड़ा रहस्य छुपा है, वरना एल्डर जाओ इतनी आसानी से हारते नहीं। फिर उसने झिझकते हुए कहा, लेकिन लिनबेई अब दक्षिण में है। हमारे लिए सीधे हस्तक्षेप करना कठिन है। ऊपर से फोर बॉर्डर कंपटीशन, हाँ, प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। इन शब्दों के साथ ही पूरा हाल गुनगुना उठा। फोर बॉर्डर कंपटीशन, बाउंडलेस पर्गेटरी बॉडी। मास्टर टू की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। बर्निंग सन सेक्ट,
तियांदाओ सेक्ट, एंडलेस सोर्ड सेक्ट, निशुई हॉल, इन सब के पास हेवन ग्रेड फिजिक्स वाले प्रतिभाशाली डिसाइपल हैं। वो अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका लाल लबादा फर्श पर घिसटते हुए किसी छाया की तरह फैला। लिन बेई की बात बाद में करेंगे, अभी अपनी डिसाइपल्स को तैयार करो। 4 बॉर्डर कंपटीशन में हमें जीत हासिल करनी ही होगी। सभी एल्डर्स झुक गए। यस मास्टर टू। मास्टर टू ने हाथ हिलाया, सख्त स्वर में बोला, अब जाओ। एल्डर्स चुपचाप निकल गए। लेकिन जब पूरा हाल खाली हो गया, मास्टर टू वहीं जमे रहे। उनकी मुस्कान धीरे धीरे विकृत हुई, एक डरावनी गुर्राहट में बदल गई। नसें उभर आईं, आंखें लाल हो गईं, चेहरा विकराल। ये मुझे गुस्सा दिलाता है। उसकी दहाड़ ने पूरा हाल हिला दिया। निकम्मों की औलाद, किसी काम के नहीं। लिन बे एक मामूली इंसान, और तुम उसे पकड़ तक नहीं पाए। इस वजह से 4 बॉर्डर कंपटीशन फिर से बर्बाद होगी, फिर से खत्म। उसका शरीर थरथरा रहा था, मानो एक दैत्य में बदल रहा हो। उसकी चीख गूंजती रही, लिन बे। दूसरी तरफ याओतियन सेक्ट हॉल में सेक्ट मास्टर पिंक्यू चुपचाप बैठे थे, एक हाथ गाल पर, आंखें लाल, आवाज भारी और टूटी हुई। क्या सारे खत भेजे गए? नौकर ने झुककर जवाब दिया, जी सेक्ट मास्टर। चारों यंग मास्टर्स को खत पहुंच गए। पिंक्यू के होंठ कांपे, आंखों में आंसू भर आए। बहुत अच्छा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्से का मिला जुला कंपन था। मैं लिन बेई को जिंदा निगल जाऊंगा, अपने मरे हुए बेटे का बदला लूंगा। अभी भी मेरे 4 बेटे जिंदा हैं। नौकर कुछ पल हिचकिचाया, फिर कांपते हाथों से एक और खत आगे बढ़ाया। सेक्ट मास्टर, यह जवाब लौट कर आया है। बेहतर होगा आप खुद पढ़ लें। पिंक्यू के हाथ बुरी तरह कांपे। उसने मुहर तोड़ी और खत पढ़ते ही उसकी आंखें फैल गईं। शरीर झकझोर उठा। अगले ही पल उसके मुंह से खून की धार फूट पड़ी, फर्श पर बिखर गई। खत में लिखा था, फादर, 4 बॉर्डर कंपटीशन नजदीक है। मुझे कल्टीवेशन पर ध्यान देना होगा ताकि हमारे सेक्ट के लिए मौके छीन सकूं। 5वें भाई का बदला एक दिन लिया जाएगा। पिंक्यू की आंखें धुंधली हो गईं, सांसें तेज हो गईं। गुस्से में दहाड़ते हुए वो चिल्लाया, नालायक औलादें, नालायक। वापस चिंगशुई सिटी में चीफ धीरे धीरे होश में आई। आंखें झपकी, माथे पर पसीना, सांसें भारी। ये तो मानो कोई डरावना सपना था। उसका भारी भरकम सबॉर्डिनेट लड़खड़ाते हुए बोला, चेहरा सफेद पड़ा, हमने भी वही सपना देखा। चीफ ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके साथी भी वहीं थे, सब कराहते हुए, सिर पकड़कर। उसके चेहरे पर राहत की लहर दौड़ी। उसने लंबी सांस छोड़ी। यह सपना बहुत भयावह था। कोई इंसान डीमन सीलिंग हॉल, बर्निंग सन सेक्ट, हेवनली ब्लेड सेक्ट और इतनी सारी ताकतों को नाराज कर सकता है? ये नामुमकिन है। उसके सबॉर्डिनेट्स उत्साह से सिर हिलाते हैं। उम्मीद उनके चेहरों पर झलकती है। सही कहा, बिल्कुल सही। तभी एक ठंडी आवाज हवा काटती है। सपना नहीं था। हवा जैसे जम सी गई। चीफ और उसके लोग ठिठक गए, चेहरे रंग खोते गए। पांवों की आवाज दूर से नजदीक आई। सब लोग जगे हो? वे धीरे धीरे मुड़े। दरिया सी खामोशी में डर उनके रग रग में फैल गया। और वह आया, लिन बे, ऐसे कदमों से कि जैसे हर कदम में फैसला छुपा। वह हॉल में आता है, चेहरा शांत पर मौजूदगी भारी। चीफ की आंखें फैल गईं। तुम? लिन बे आराम से एक कुर्सी पर बैठता है, एक हाथ आर्मरेस्ट पर रखकर। आवाज में ऐसा आराम, पर हर शब्द में हुकूमत है। हमारी मुलाकात किस्मत थी। अब से तुम मुझे फॉलो करोगे? कोई आपत्ति? चीफ के होंठों पर अजीब सी मुस्कान आती है। वह हथेलियां रगड़ता है, नर्वस। ओह, क्या क्या मैं जा सकती हूं? लिनबेई की मुस्कुराहट गहरी होती है, आंखों में तेज चमक। जा सकती। चीफ ने राहत की सांस ली और अपने लोगों को बाहर जाने का इशारा किया। वे तेजी से दरवाजे की ओर बढ़े, पर जैसे ही वे पहुंचे, लिनबेई की शांत आवाज फिर गूंजी, बाहर जाकर लेट जाओ। वे वहीं ठिठक गए। ठंडा पसीना चीफ के चेहरे पर बह निकला। वह धीरे लौटकर हाथ उठाकर समर्पण जताता है। यह, क्या हम बात नहीं कर सकते? लिन बेई का चेहरा कठोर हो गया, शब्द लोहे जैसे तेज। नहीं। चीफ के कदम कांपने लगे। चेहरा बेबसी से मुड़ा हुआ, आंखों में आंसू उभर आते हैं। वह अपने दिल में ही पुकारता है, क्यों मेरी किस्मत इतनी खराब है? क्यों हर बार ये आफतें मुझ पर आती हैं?
लिनबे फिर कुर्सी पर बैठकर आधी झुकी मुद्रा में हुक्म देता है, एक राजा की तरह, पर बिना दिखावे के। मैं अभी सदर्न बॉर्डर पहुंचा हूं, यहां की स्थिति बताओ। चीफ ने गहरी कंपकंपाती सांस ली। बोलने ही वाला था, तभी हॉल का दरवाजा जोर से खुला। एक आदमी अंदर दौड़ता है, चेहरा सफेद। सेक्ट मास्टर, बुरा समाचार है। लिनबे की आंखें तुरंत तीखी हो गई। बूढ़ा आदमी अगला कदम बढ़ाकर झुकता है। एक व्यक्ति बाहर आया है, कहता है लियांगी पैलेस का एनवॉय है, वो आपसे मिलना चाहता है। लिनबे हाथ धीमे से ठोड़ी पर ले गया, एक शांत सी मुस्कान। लियांगी पैलेस? चीफ की हवा कांप उठती है। वह जल्दी से बताता है, लियांगी पैलेस सदर्न बॉर्डर की एक फर्स्ट रेट ताकत है। डीमन सीलिंग हॉल जितनी जबरदस्त नहीं, पर कमजोर भी नहीं। समझा? लिनबे की भाषा वैसी ही सहज। उसने अपनी कपड़ों से शाओजिन को निकाला। वो छोटा सुनहरा पंछी, उसके पंखों पर वह धीरे से हाथ फेरता है और बुदबुदाया, छोटे दोस्त, क्या तू उसकी कल्टीवेशन महसूस कर सकता है? क्या तू उसे हरा सकता है? शाओजिन चिड़चिड़ाते हुए पंख फड़फड़ाता है, आंखों में आग। वह लिनबे के गाल पर पंजा मारकर बड़बड़ाता है, वह तो केवल 3rd लेवल पल्स एक्सटेंशन रियल्म है, और तुमने मुझे इसके लिए जगा दिया। लिनबे हंसा, फिर गाल पर हाथ रगड़ते हुए बोला, लगता है इसके लिए मैं ही जिम्मेदार था। फिर उसकी मुस्कान गायब हुई। चेहरा ठंडा, आवाज आज्ञाकारी और कठोर। बताओ उसे, अगर वह अंदर आना चाहता है तो खुद आकर आए, नहीं तो चला जाए। बूढ़ा आदमी झुक गया। हाँ सेक्ट मास्टर। चीफ हाथ फैलाकर बेबस भाव दिखाता है। अब उसे समझ में आता है कि क्यों इस नौजवान ने इतने सारे सेक्ट्स को नाराज कर दिया। ये युवक पागल है। चिंगशुई सिटी के महल के बाहर एक भव्य गाड़ी आई। गार्ड उसे घेरे खड़े। गाड़ी में बैठा युवक सुंदर पर घमंडी चेहरा लिए जांग फेजो, लियांगी पैलेस का कोर डिसाइपल। एक गार्ड झुककर सम्मान दिखाता है। यंग मास्टर, ये चिंगशुई सिटी एक छोटा गरीब सरहदी शहर है। यहाँ के योद्धा कमजोर हैं, क्यों उलझना? जांग फेजो की मुस्कान ठंडी और कटु है। 4 बॉर्डर्स कंपटीशन सिर्फ बेहतरीन डिसाइपल्स दिखाने के लिए नहीं है, यह हर क्षेत्र की विरासत का परिचय भी। ज्यादा कैनन फॉर्डर, उतनी ज्यादा विरासत। गार्ड हंसा। बिल्कुल, यंग मास्टर बुद्धिमान है। जांग फीजो की निगाहें काली हो गईं, मुस्कान और भी खतरनाक। सुना है चिंगशुई सिटी का सिटी लॉर्ड हाल ही में बदला है। जाहिर है उसने कुछ अच्छे कैनन फॉर्डर इकट्ठा किए होंगे। जब हम उन्हें 4 बॉर्डर्स कंपटीशन के बारे में बताएंगे, सिटी लॉर्ड सिर झुकाकर धन्यवाद करेगा, क्योंकि उसे अपने लोगों को मौत के लिए भेजने का मौका मिले। उसका गार्ड तालियां बजाते हुए बोला, जैसा उम्मीद थी यंग मास्टर। क्या फोरसाइट है, क्या रिसोर्सफुलनेस। लेकिन दूसरा गार्ड भौहें चढ़ाकर गंभीर चेहरे से बोला, तो फिर नया सिटी लॉर्ड अब तक सामने क्यों नहीं आया? जांग फीजो ने लापरवाही से हाथ हिलाया। जैसे ही वो लियांगी पैलेस का नाम सुनते हैं, जरूर अपनी सबसे भव्य वेलकम की तैयारी में जुट गए होंगे। थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। गाड़ी धीरे धीरे चिंगशुई के गेट्स के सामने आकर रुकती है। माहौल में खामोश। तभी एक परछाई आगे बढ़ती है। वो कोई और नहीं बल्कि चीफ थी, जिसके होंठ कांप रहे थे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ। उसके दिमाग में अब भी वो लम्हा गूंज रहा था जब कुछ देर पहले लिनबे ने उसे रोक लिया था। बस एक शब्द, रुको। और फिर उसने उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा था, सोच लिया है, तुम ही जाओ। उस वक्त चीफ की सांस जैसे रुक गई थी, पूरा शरीर पत्थर की तरह जम गया। अब गार्ड्स ने उसे देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। उनमें से एक तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोला, जैसा यंग मास्टर ने कहा था, कोई ना कोई बाहर तो आएगा ही। वो चीफ की तरफ बढ़ा और उसकी आंखों में घूरते हुए बोला, क्या तुम चिंगशुई सिटी की लॉर्ड हो? यंग मास्टर के सामने झुकी क्यों नहीं? चीफ के पैर कांप रहे थे। उसने सिर झुकाकर बमुश्किल कहा, मैं सिटी लॉर्ड नहीं हूं। अचानक गाड़ी के अंदर से जांग फेजो की ठंडी आवाज गूंजी, हद है, मेरे चिंगशुई सिटी आने को सम्मान समझना चाहिए था, और तुम झुकने की हिम्मत तक नहीं कर रही। उसी पल वो चापलूस गार्ड झुककर बोला, यंग मास्टर, ये छोटा सा कस्बा शायद सही शिष्टाचार नहीं जानता, अंदर चलें, आपको आराम मिल जाए। लेकिन जांग फेजो का चेहरा और सख्त हो गया। गुस्से की बर्फीली धार उसकी आवाज में साफ झलक रही थी। एक और गार्ड गरजा, रास्ता दिखाओ। चीफ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर तक वो हिचकिचाई, फिर कांपती आवाज में बोली, हमारे सिटी लॉर्ड ने कहा है, अगर देखना है तो खुद अंदर आओ, वरना लौट जाओ। ये सुनते ही गार्ड का चेहरा गुस्से से मरोड़ गया। उसकी आभा हिंसक ऊर्जा में फट पड़ी। वो दहाड़ा, घमंडी औरत। चीफ पीछे हट गई, सिर झुकाते हुए घबराहट में बुदबुदाई,
संदेश दे दिया, अब मैं चलती हूँ। और भागते हुए वापस शहर की ओर लौट गाड़ी के अंदर जांग फेजुओ की आंखें सिकुड़ गईं। गुस्सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था, लेकिन आवाज नीची और बेहद खतरनाक थी। चलो, मैं खुद देखता हूं इस चिंगशुई सिटी के तथाकथित लॉर्ड की ताकत आखिर है। सिटी लॉर्ड हॉल के अंदर चीफ घबराते हुए लिन बेई के सामने खड़ी थी। उसने झुककर धीमी आवाज में कहा, संदेश पहुंचा दिया है। लिन बेई कुर्सी पर पीछे टिकते हुए बेहद शांत और उदासीन अंदाज में बोला। ठीक इतने में भारी कदमों की गूंज हॉल में भर गई। जांग फेजू अपने गार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ और उसकी नजर सीधे लिन बेई पर जाकर अटक गई। मन ही मन वो तिरस्कार से हंसा। सिर्फ पल्स एक्सटेंशन रेल्म का दूसरा लेवल कूड़ा भर। गहरी सांस खींचकर उसने खुद का परिचय अहंकार से दिया। मैं लियांगी पैलेस का यंग मास्टर जांग फेजुओ हूं। क्या तुम ही चिंगशुई सिटी के लॉर्ड हो? लिनबेई ने बिल्कुल बेपरवाही से कान खुजलाते हुए कहा। हाँ, मैं ही हूं। ये लहजा सुनकर जांग फेजुओ का चेहरा तमतमा उठा। उसने उंगली तानकर गुस्से में चिल्लाया, क्या रवैया है ये? नीचे उतरकर बात करो। लिनबेई की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसकी आवाज हवा को चीरती हुई निकली। तुम्हारी औकात है? ये सुनते ही जांग फेजुओ का पारा उबाल खा गया। वो गुर्राया, पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है लियांगी पैलेस का दर्जा क्या है? चिंगशुई सिटी को मिटाना हमारे लिए बस हाथ उठाने भर की बात। लिनबेई की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गईं। नसें तनकर उभर आईं। एक पल को दबा हुआ गुस्सा झलक पड़ा, लेकिन अगले ही क्षण उसने खुद को स्थिर कर लिया। आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तो कोशिश करके देख लो। जांग फीजो ने आंखें बंद कर ली, खुद को जबरन शांत करते हुए। सांस, धैर्य रखो। बड़ी तस्वीर देखनी होगी। ये लड़का बस एक गंवार है। लियांगी पैलेस का असली वजन समझता ही नहीं। गहराई से सांस लेकर उसने अपना गुस्सा भीतर छुपा लिया और मुस्कुराहट से उसे ढक दिया। चिंगशुई सिटी के लॉर्ड, मैं आपको एक बड़ा मौका दे रहा हूं। 4 बॉर्डर्स कंपटीशन शुरू होने ही वाली है। मैं अनुमति देता हूं कि आप अपने योद्धाओं को लियांगी पैलेस में भेजें और हिस्सा। लिनबेई के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। 4 बॉर्डर्स कंपटीशन? जांग फेजुओ का सीना गर्व से फूल उठा। उसने उच्च स्वर में कहा, बिल्कुल। अगर आपके लोग अलग दिखे तो उनकी मंजिलें ऊंची हो जाएंगी। लिनबेई का जवाब शांत मगर धारदार था। मैं 4 बॉर्डर्स कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। जांग फेजो के चेहरे पर एक तुष्ट मुस्कान खिली। बहुत अच्छा, लगता है तुम करंट अफेयर्स से वाकिफ हो। पर लिनबेई की अगली बात ने उसकी अहंकार की हवा निकाल। लेकिन यह तुम्हारा लियांगी पैलेस का प्रतिनिधित्व नहीं करेगा। यह मेरे चिंगशुई सिटी का प्रतिनिधित्व करेगा। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पैलेस के लिए कैनन फॉडर बनकर जाऊंगा? हॉल सूना पड़ गया। जांग फेजुओ ठहर गया। उसकी शक्ल पर हैरानी और डर का अजीब सा मिश्रण उभर आया। अचानक उसके एक गार्ड ने भड़क कर लिन बेई की ओर उंगली कर दी। कितनी घटिया हरकत! हमारे यंग मास्टर ने खुद तुम्हें बड़ा मौका दिया और तुमने उसका अपमान किया। शर्मनाक! दूसरे गार्ड ने भी उबाल दिखाया। मुट्ठियां बंद कर दी। यंग मास्टर, यह आदमी बहुत घमंडी है। हमें इसे मार डालने दीजिए। जांग फेजो का गुस्सा सीमा पार कर गया। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी ये तमन्ना पूरी कर दूंगा। दोनों गार्ड खून की प्यास लिए लिन बेई की तरफ झपट पड़े। उनकी किलिंग इंटेंट हवा में गूंज रही थी और उन्होंने दहाड़ते हुए हमला किया। इस बच्चे को मौत दे दो! लेकिन लिन बेई अपनी कुर्सी से 1 इंच भी न हिले। उसकी आंखें तरेरी थीं, हाथ हल्का सा उठा, बस एक सूक्ष्म फ्लिक, और उसी पल दोनों गार्ड पीछे की ओर उछलकर जमीन पर गिर पड़े, जैसे टूटे हुए गुड्डों की तरह। उनकी ताकत बिखर गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। लिनबे आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गया। एक हाथ गाल पर टिका हुआ, दूसरा हाथ यूं ही लहराता हुआ उन दोनों गार्ड्स की तरफ इशारा करता है जो टूटे हुए खिलौनों की तरह जमीन पर पड़े थे। उसकी आवाज बेहद शांत थी, लगभग उपेक्षा भरी। सिर्फ ये दोनों मुझे मारना चाहते थे? जांग फेजुओ हल्का सा पीछे हटा। आंखों में ठंडी गणना झलक रही थी। जैसा उम्मीद थी, चिंगशुई सिटी पर कब्जा करने वाला आदमी वाकई कुछ काबिलियत रखता है। इतनी कम उम्र में पल्स एक्सटेंशन रेल्म के दूसरे स्तर तक पहुंचना काबिल ए तारीफ। तुम्हें मैं खुद संभालूंगा। अचानक उसके पैरों के नीचे एक चमकदार सर्कल उभरा। फॉर्मेशन की रेखाएं जगमगाने लगीं और प्रचंड ऊर्जा पूरे हॉल में फैल गई। जंग फेजो के होठों पर शैतानी मुस्कान आई। यिन यंग यूनिवर्स फॉर्मेशन लियांगी पैलेस फॉर्मेशंस में बेजोड़ है। तीसरे स्तर का एक्सपर्ट भी इसमें फंस कर हिल नहीं सकता। उसकी आंखों में खून की प्यास चमकी। मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा, तुम्हारी हर हड्डी एक एक करके तोड़ूंगा।
तभी समझोगे मुझे नाराज करने का अंजाम क्या होता है। लिनबे हल्की सांस छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आवाज सपाट थी, मगर आंखों में उपहास झलक रहा था। तुम मजाक कर रहे हो, है ना? उसे यूं सहजता से चलते देखकर जांग फेइज़ुओ अविश्वास में जम गया। उसकी उंगली कांप रही थी। तुम कैसे हिल रहे हो? लिनबे हल्की हंसी हंसा, पैर उठाकर जमीन पर टोक दिया। ये फॉर्मेशन टूटी फूटी चीज है बस। चमकता हुआ सर्कल दरारों में बिखर गया, कांच की तरह चूर चूर। जांग फेइज़ुओ की हैरानी तुरंत एक नुकीली मुस्कान में बदली। कमाल है, तुम फॉर्मेशंस में भी माहिर हो। मैंने वाकई तुम्हें कम आंका था। अब सीधी टक्कर होगी। उसका शरीर अचानक उफनती ऊर्जा से फट पड़ा। मांसपेशियां फूल गईं, नसें उभर आईं। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि हॉल की हवा कांपने लगी। उसकी दहाड़ दीवारों को हिला गई। यह तुम्हारा सम्मान है, मेरी 7 किल बॉडी के नीचे मरना। पल भर में कई आफ्टर इमेजेस फूट पड़ी। 6-7 क्लोन्स एक साथ लिन बेई पर टूट पड़े। हर वार मौत की नीयत लिए हवा चीर रहा था, लेकिन लिन बेई की मुस्कान टस से मस नहीं हुई। उसने बस एक पैर उठाया और एक क्लोन पर जोर से मारा। वार की ताकत इतनी भयानक थी कि जांग फेइज़ुओ का शरीर आधा जमीन में धंस गया। लिन बेई की आवाज तिरस्कार से गूंजी, इतनी सी ताकत से मेरी हड्डियां तोड़ना चाहते थे? जांग फेइज़ुओ पीला पड़ गया, कांपती आवाज में बोला, मैं हार मानता हूं, तुरंत चला जाऊंगा, मानो मैं आया ही नहीं था। लिन बेई ने धीमे से कहा, लड़ाई करने आते हो और अब सोचते हो एक वाक्य में निकल जाओगे? जांग फेइज़ुओ के चेहरे पर घबराहट फैल गई। हड़बड़ी में उसने अपनी स्टोरेज रिंग उतार कर आगे बढ़ाई। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं माफी मांगता हूं। इसमें ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं, सब तुम्हारे। लिनबेई की आंखें सिकुड़ गईं। उसकी निगाह ठंडी थी, चेहरा पढ़ा नहीं जा सकता था। जंग फेइज़ुओ ने और आगे बढ़कर नकली मुस्कान दी, जबकि भीतर एक और मुस्कान उमड़ी। फिर अपनी बची खुची ताकत समेटकर उसने मुंह में ऊर्जा भरी और सीधा सामने ब्लास्ट छोड़ा। धमाका हॉल को हिला गया। धुएं और चकाचौंध रोशनी ने सब कुछ ढक लिया। जांग फेइज़ुओ जोर से हंसा। क्या सच में सोचा था कि मेरी 7 किल बॉडी ही आखिरी ट्रम्प कार्ड है? लियांगी पैलेस का यंग मास्टर साधारण नहीं होता। तुम मेरे जाल में फंस गए, अब मरो। लेकिन जैसे ही धुआं छौंटा, उसकी हंसी गले में अटक गई। लिनबेई वहीं खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। बस उसके ऊपरी कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर जरा भी चोट नहीं। लिनबेई की आवाज आई, शांत मगर व्यंग्य से भरी, क्या कहा था तुमने? जांग फेइज़ुओ का चेहरा राख की तरह सफेद हो गया। उसी पल लिनबेई का हमला उसकी ओर तेजी से बढ़ा। अगले ही पल जांग फेइज़ुओ जमीन पर आ गिरा। लिनबेई ने पीठ मोड़ ली, आवाज बर्फ जैसी थी, मेरा इरादा तुम्हें मारने का नहीं था, लेकिन जब तुम बार बार मौत ढूंढ रहे हो तो कसूर मेरा नहीं। चीफ, जो अब तक मूर्ति बनी खड़ी थी, उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ गई। आंखें एडमिरेशन से भर उठीं, होंठों से हल्की फुसफुसाहट निकली। यह शख्स सचमुच अविश्वसनीय है। लिनबेई ने उसकी तरफ देखा और हाथ हिलाकर बुलाया, इधर आओ। चीफ घबरा कर लगभग ठोकर खाती हुई आगे बढ़ी। मेरे लिए साफ कपड़े लाओ और इस हॉल की मरम्मत करवाओ, लिनबेई ने बेपरवाही से कहा। चीफ झुक गया, अभी लाता हूं, और जल्दी से बाहर भाग गया। कुछ ही पलों बाद कपड़े बदलकर लिनबेई फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, शांत, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे बताओ, सदर्न बॉर्डर की स्थिति कैसी है? चीफ गला साफ किया और बोली, सदर्न बॉर्डर चारों मेजर टेरिटरीज में सबसे क्योटिक है, लेकिन उसके भीतर एक और ही तूफान चल रहा था। मन ही मन उसने गुस्से से सोचा, क्या मजाक है ये? तुमने ये तक नहीं बताया कि तुम्हें पहले से क्या पता है और क्या नहीं। उसने अपने विचारों को समेटते हुए बोलना जारी रखा, यहां डीमन सीलिंग हॉल जैसी कोई सुप्रीम ताकत नहीं है, लेकिन बाकी 3 टेरिटरीज के मुकाबले यहां फर्स्ट क्लास फोर्सेस कहीं ज्यादा हैं। लिनबे आगे झुका, उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। तो यही वजह है कि यह जगह सबसे ज्यादा कैओटिक है। कोई सुप्रीम फोर्स नहीं, और छोटे बड़े सेक्ट्स लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। उसकी निगाहें और तेज हो गईं। तो बताओ, लियांगी पैलेस यहां कैसा कर रहा है? चीफ ने हाथ जोड़कर जवाब दिया, लियांगी पैलेस के पास हजारों डिसाइपल्स हैं और 10 से ऊपर एल्डर्स। कल्टीवेशन और नंबर्स में ये सबसे ऊपर नहीं है, लेकिन फॉर्मेशंस की मास्टरी और उनके फोर्ट्रेस जैसे टेरेन की वजह से वो लगभग अनटचेबल हैं। कोई भी सेक्ट उन्हें आसानी से प्रोवोक नहीं करता। लिनबेई ने हाथ हिलाकर उसे टाल दिया। उन्हें छोड़ो,
मुझे सदर्न बॉर्डर के सबसे ताकतवर सेक्ट्स के बारे में बताओ, चीफ ने सिर झुकाकर कहा। फर्स्ट क्लास फोर्सेस में 5 सेक्ट सबसे ऊपर हैं। इन्हें पीक माना जाता है। अक्सर वॉरियर्स कहते हैं जब इन 5 सेक्ट्स के यंग डिसाइपल्स पूरी तरह ग्रो कर जाएंगे तो वो बाकी सबको पीछे छोड़ देंगे, यहां तक कि डीमन सीलिंग हॉल को भी टक्कर देंगे। उसने एक एक करके नाम गिनाए। वज्रा सेक्ट, मार्शल स्ट्रेंथ में अनमैच्ड डिवाइन बीस्ट सेक्ट, बीस्ट कंट्रोल के मास्टर्स। यिन यांग माइटी सेक्ट, पानी और आग दोनों के वील्डर्स, हेवनली थंडर पैलेस, थंडर के रूलर्स। और सबसे ऊपर शायद डीमन सीलिंग हॉल का पहला सच्चा राइवल, गॉड एडवेंट सेक्ट, उसने आगे कहा। इसके अलावा और भी 20 से ऊपर फर्स्ट क्लास सेक्ट्स हैं। ताकत में सब करीब करीब बराबर हैं, लेकिन कोई भी इन 5 से आगे नहीं बढ़ सकता। लिन बेई ने हाथ पर चेहरा टिका लिया और उसे गौर से देखा। यह सिर्फ डिसाइपल्स की ताकत की वजह से है या फिर उन्होंने कोई जीनियसेस पैदा किए हैं? चीफ ने लंबी सांस छोड़ी। बेशक ये जीनियसेस की वजह से है। उसकी आवाज अचानक भारी हो गई, जैसे शब्दों में ही बोझ हो। इनमें से हर सेक्ट ने एक डिसाइपल पैदा किया है जिनके पास अर्थ लेवल फिजिक्स हैं। लिन बेई की आंखों में हल्की चमक दौड़ी। अर्थ लेवल, हाँ, चीफ ने तुरंत सर झटकते हुए स्पष्ट किया। हेवन लेवल नहीं, बस अर्थ लेवल। लेकिन फिर भी इन 5 सेक्ट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है उन्हें कल्टीवेट करने में। लिन बेई गंभीर चेहरे के साथ पीछे टिक गया। जान देकर उनकी रक्षा करोगे? इस पर मुझे शक है। चीफ चुप रही, मगर उसकी नजरें अब भी लिन बेई पर टिकी रहीं। लिन बेई ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। अब 4 बॉर्डर्स कंपटीशन के बारे में विस्तार से बताओ। चीफ तन गई, भौहें हिली। क्या तुम्हें यह तक नहीं पता? लिन बेई उसी सुकून से कुर्सी पर टिके रहे। मैं एक छोटे से सेक्ट से आता हूं, बस टुकड़ों में सुना है 4 बॉर्डर्स कंपटीशन के बारे में। डिटेल्स मुझे नहीं पता। चीफ के मन में गुस्से की लहर उठी। छोटा सेक्ट? अगर ये सच है तो फिर ऐसा मॉन्स्टर कैसे पैदा हो सकता है? ये तो मुझे टेस्ट कर रहा है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान लाई और शांत स्वर में बोली, ठीक है, मैं बताती हूं। 4 बॉर्डर्स कंपटीशन चारों टेरिटोरीज का सबसे बड़ा इवेंट है। ये सिर्फ रिसोर्सेज की बात तय नहीं करता, ये हर सेक्ट और वॉरियर के भविष्य को तय करता है। उसकी आंखों में चमक आ गई, आवाज उत्साह से भर गई। कोई भी सेक्ट हिस्सा ले सकता है, बड़ा या छोटा, ताकतवर या कमजोर। अगर तुम अंत तक टिक गए और टॉप 10 में पहुंच गए तो तुम्हें हेवनली स्पिरिट ट्रेजर लैंड का हिस्सा मिलेगा। रैंक के हिसाब से बंटवारा होगा। और अगर टॉप 4 में जगह बनाई तो हिडन वर्ल्ड सेक्ट खुद तुम्हारे सेक्ट को सपोर्ट करेगा। अब उसकी आवाज लगभग श्रद्धा से भरी हुई थी। और जो डिसाइपल्स सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे उन्हें हिडन वर्ल्ड सेक्ट में ट्रेनिंग का मौका मिलेगा। वहां से वो बाकी सबसे ऊपर उठ सकते हैं, शायद इमॉर्टैलिटी की राह तक पहुंचने का भी। उसी पल लिन बेई की कपड़ों के भीतर से शाओजिन बाहर आया। उसके चेहरे पर घमंडी हंसी थी और बचकानी लेकिन नुकीली आवाज में उसने चीफ के सपनों पर तंज कसा। इमॉर्टैलिटी की राह? सच में जो अनजान है वही इतना निडर है। तुम्हारी जैसी दयनीय प्लेन में इमॉर्टैलिटी तो छोड़ो, अगर उसकी हल्की सी झलक भी मिल जाए तो उसे भी सौभाग्य समझो। लिन बेई का चेहरा सख्त हो गया। बिना देर किए उसने हल्के से उंगलियों की चपत शाओजिन के गाल पर जड़ी। बोलते रहो। शाओजिन ने नाटकीय अंदाज में मुंह फुलाया। देखो, मेरा चेहरा सूज गया। उफ फ। खैर, शुक्र है कि अब मैं स्पिरिट हूं, डिसफिगर होने का डर नहीं। लेकिन उसकी हंसी बंद नहीं हुई, जैसे वो खुद इस खेल का मजा ले रहा हो। चीफ ने दोनों हाथ फैलाकर आगे कदम बढ़ाए। उसकी आवाज गूंज उठी। तो फिर मैं बताती हूं 4 बॉर्डर्स कंपटीशन की प्रक्रिया। उसने हाथ ऊपर उठाया, गर्व से भरे स्वर में बोली, यह प्रतियोगिता एक सेक्ट की हेरिटेज है, उनके जीनियसेस की ताकत है, उनकी बुद्धि और साहस की परीक्षा है। उसका चेहरा नरम पड़ा। उंगली उठाकर उसने आगे कहा, इसमें 7 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड है फॉरेस्ट ऑफ हनलिंग का ट्रायल। सिर्फ वही सेक्ट्स जो इस ट्रायल को पार कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं। लिन बेई की भौहें सिकुड़ गईं। फॉरेस्ट ऑफ हनलिंग, ये आखिर है क्या? चीफ की आवाज भारी हो गई। फॉरेस्ट ऑफ हनलिंग चारों टेरिटोरीज की सीमा पर है। अजीब, रहस्यमयी और बेहद खतरनाक। कहा जाता है कि यह जमीन कभी किसी हिडन सेक्ट की थी। वहां अनगिनत संकट हैं। जो इसे पार कर ले वही प्रतियोगिता के लायक कहलाता है। इसे ऑडिशन समझ लो।
उसने आ भरी। यही वजह है कि नंबर्स महत्वपूर्ण हैं। कभी कभी सबसे गिफ्टेड डिसाइपल भी वहां अचानक ढह जाते हैं। लिनबेई के होठों पर एक जानकार मुस्कान आई। तो यही वजह है कि लियांगी पैलेस हमें घसीट लाया, ताकि हम उनके स्टेपिंग स्टोन्स, उनका कैनन फॉडर बने। चीफ ने गंभीरता से हाथ सीने पर रखे। हनलिंग पार करने के बाद असली लड़ाइयाँ शुरू होती हैं। हर सेक्ट को 11 डिसाइपल्स भेजने होते हैं। सिर्फ विजेता आगे बढ़ते हैं जब तक कि आखिरी 10 सेक्ट्स ना बचें, और फिर वही 10 एक दूसरे से भिड़ते हैं ताकि अल्टीमेट रैंकिंग तय हो। लिनबे अचानक सिर तिरछा कर मुस्कुराया। 11 डिसाइपल्स? हमारे पास इतने लोग हैं भी? चीफ की आंखों में आधी बंद पलकें और हल्की हंसी थी। शायद अगर किस्मत साथ दे तो हनलिंग का ट्रायल किसी तरह पार कर लें। लिनबे ने शाओजिन को उठाया और ध्यान से देखा। चिड़िया, क्या तुम्हें इंसान नहीं गिना जा सकता? शाओजिन ने गुस्से से लिनबे की तरफ देखा। लिनबे हल्की हंसी हंसा। ओ, तुम तो सच में हद से ज्यादा बेताब हो। चीफ वहीं जड़ हो गई, समझ ही नहीं पाई क्या कहे। लिनबे की मुस्कान अचानक और तीखी हो गई। क्या होगा अगर मैं अकेला ही 11 को हरा दूं? चीफ की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या अकेले? फिर जैसे ही बात समझ आई, वो पीछे हटते हटते लगभग लड़खड़ा गया। रुको, तुम एक वन मैन सेक्ट बनाना चाहते हो? उसी पल लिन बे उठ खड़ा हुआ। उसके शरीर से ताकत तूफान की तरफ फट पड़ी। हवा कांपने लगी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। मैं, लिन बे, सच में देखना चाहता हूं। क्या मैं इस दुनिया की टॉप पर खड़ा हो सकता हूं? चीफ स्तब्ध रह गई। दुनिया की टॉप? ये शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे, इतने भारी कि वो संभाल नहीं पाई। तभी लिन बेई की आवाज ने उसे चौंका दिया। चीफ हड़बड़ाते हुए होश में आए। लिन बेई ने लापरवाही से सांस छोड़ी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बेवकूफ मत बनो, कंपटीशन शुरू होने में कितना वक्त है? चीफ ने गला खंखारा, शर्मिंदगी छुपाते हुए बोली। ओ, लगभग 8 महीने। चिंगशुई सिटी से फॉरेस्ट ऑफ हनलिंग सिर्फ 1 महीने की दूरी पर है, तो तुम्हारे पास 7 महीने तैयारी के लिए हैं। लिन बेई ने ठोड़ी पर हाथ रखकर सोचा। 7 महीने काफी हैं। फिर सीधा बोला, अब मुझे चिंगशुई सिटी की स्थिति बताओ। सब कुछ, पॉपुलेशन, वॉरियर्स, रिसोर्सेज। चीफ के कंधे झुक गए। उसकी आवाज दुख से भर गई। एक हाथ कमर पर था, दूसरा कनपटी मल रहा था। हमारा चिंगशुई सिटी तो अब एक खाली खोल है। 1000 से भी कम लोग बचे हैं। उन वॉरियर्स के अलावा जिन्हें हम साथ लाए थे, यहाँ कोई नहीं। रिसोर्सेज की बात तो छोड़ ही दो, कल्टीवेशन ट्रेजर्स तो दूर, रोज का खाना तक मुश्किल से मिलता। लिनबेई ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, तो चिंगशुई सिटी मेरी कल्पना से भी ज्यादा उजाड़ है। चीफ ने सिर झुका लिया, आवाज शर्म से कांप रही थी। हाँ, इस शहर की परवाह कोई नहीं करता, और मेरी मौजूदगी ने जो थोड़े लोग बचे थे उन्हें भी डरा दिया। यहाँ की जिंदगी बस दुख है। लिनबे के होठों पर एक ठंडी तंज भरी मुस्कान आई। तो तुम्हें भी पता है, लोग तुम्हारी वजह से भाग गए। चीफ की आंखों में अचानक चमक दौड़ गई। पूरा चेहरा जैसे रोशनी से भर उठा। मुझे एक आइडिया आया है। फिर चीफ मुस्कुराई और एक पुरानी सी स्क्रोल बाहर निकालकर सामने फैला दी। बॉस, देखो, चिंगशुई सिटी भले ही बंजर हो, लेकिन इसी वजह से हमारे चारों तरफ की पहाड़ियां वो बैंडिट कैंप से भरी पड़ी हैं। वो लोग बहुत अमीर तो नहीं, मगर हमारी हालत से कहीं बेहतर जी रहे हैं। लिनबे की आंखें चमक उठी। मतलब लूट? चीफ ने झट से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल। लेकिन लिनबे ने एक हाथ पीछे कर लिया, दूसरे हाथ की मुट्ठी कसकर सॉलम टोन में बोला, कैसा आदमी होगा वो जो आसमान और धरती के नीचे चलते हुए इतनी शर्मनाक हरकत करे? रॉबरी? चीफ वहीं जमी रह गई। तो फिर हम बोरो करें। लिनबे के होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई। बताओ, सबसे पहले कहां से बोरो कर? चीफ ने तुरंत जवाब दिया, सबसे पास ब्लैक बेयर विलेज है, नॉर्थ वेस्ट में, 5 दिन की दूरी पर। उनका लीडर ब्लैक बेयर पल्स एक्सटेंशन रेल्म के 2nd लेवल कल्टीवेटर है, और उसके पास एनलाइटनमेंट के शिखर पर पहुंचे दर्जन भर से ज्यादा एलीट फाइटर्स हैं। लिनबे आगे बढ़ा। उसकी आवाज तेज और पैनी थी। उसने चीफ की ओर देखते हुए कहा, बिना देर किए तैयारी शुरू करो, हम तुरंत निकलेंगे। चीफ झुककर सहमति में सिर हिला। कुछ टाइम बाद ब्लैक बेयर विलेज में बॉनफायर के चारों ओर शराब और मांस की महफिल गूंज रही थी। बैंडिट्स की हंसी पुकार, टकराते हुए प्याले और जमीन पर गिरती हुई हड्डियां, पूरा माहौल उग्र था। एक बैंडिट ने जग उठाया, ब्रदर्स, आज का रेड शानदार था, साल का सबसे फ्रूटफुल रेड।
दूसरे ने प्याला पटक दिया। लॉन्ग लिव ब्लैक बेयर विलेज। लेकिन अचानक एक स्काउट हांफता हुआ अंदर घुसा। लीडर, कोई माउंटेन गेट पर नॉक कर रहा है। बैंडिट चीफ ने भौहें सिकोड़ ली। कौन सा भाई माउंटेन टॉप से आया है? स्काउट ने सिर हिलाया, पसीना पोंछते हुए बोला। वो कहता है वो चिंगशुई सिटी से आया है और वो पैसा बोरो करना चाहता है। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। फिर ठहाकों की बारिश होने लगी। चिंगशुई सिटी? बोरो मनी? ये पागल है क्या? जानता भी है ये बैंडिट विलेज है। हमसे बोरो करेगा। जिंदगी का सबसे मजेदार जो। लेकिन तभी एक शांत ठंडी आवाज हॉल में गूंजी। तुम्हें सुनकर इतनी खुशी हुई कि मैं बोरो करने आया हूं, तो लगता है आज की रात वाकई फ्रूटफुल हो। बैंडिट चीफ की गर्दन झटके से घूमी। तो तुम अंदर कैसे आए? सामने लिन बे खड़ा था, चेहरे पर मुस्कान, और उसके पीछे चिंगशुई की चीफ। तुम्हारा छोटा सा विलेज, इसमें अंदर बाहर आना समतल जमीन पर चलने जितना आसान है। बैंडिट चीफ की आंखें सिकुड़ गईं। उसके एक आदमी ने धीरे से कान में कहा, बॉस, मैं इस औरत को पहचानता हूं। यही है जिसने हाल ही में चिंगशुई सिटी अपने हाथ में ली है। बॉस ने होंठ चाटे घटिया मुस्कान के साथ। कितनी भी अगली क्यों ना हो, दरवाजे पर खड़ी औरत फिर भी ब्लेसिंग है। चीफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सीधा उंगली उठाई। अपना गंदा मुंह बंद कर। एक और गंदी बात कही तो जुबान खींचकर बाहर निकाल दूंगी। लिन बेई ने पलकें झपकाईं, उसके फायर से चौंक गया। बैंडिट बॉस ने ठाका लगाया, ताली बजाते हुए। ओह, मुझे ये स्पिरिट पसंद आई, लेकिन पहले मैं और फिर मेरे भाई टेस्ट लेंगे। तभी एक थग उछलकर खड़ा हो गया। बॉस, पहले मैं जाऊंगा। लिनबे अचानक आगे बढ़ा, उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी। ये औरत मेरी है। तुम्हें सच में लगता है तुम मेरे सामने उस पर इंसल्ट उछाल सकते हो? माफी मांगो, पैसा दो, और ये यहीं पीसफुली खत्म हो जाए। बैंडिट बॉस दांत पीसते हुए गुर्राया। तू है कौन? कोई प्रिटी बॉय जो औरतों की रक्षा कर रहा है? लिनबे ने सिर हल्का झुका लिया, नाक से सांस छोड़ी। तो मतलब मुझे सीरियसली नहीं लेते क्या? इसलिए क्योंकि मैं बहुत काइंड हूं। उसकी मुट्ठी कस गई। अफसोस, मैंने तो समझाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि समझाना काम नहीं आया, अब फिस्ट्स और किक्स से समझाना पड़ेगा। एक बैंडिट चिल्लाया। ब्रदर्स, दिखाओ इसे हमारी फिस्ट्स और किक्स। बॉस ने हाथ उठाकर रोका। रुको। लेकिन दो बैंडिट्स पहले ही झपट पड़े, मुट्ठियां सीधे लिनबे के चेहरे पर। लिनबे की आंखें तेज हुईं। बच्चों के खेल। उसने अपने शरीर से ऑरा अनलीश किया और दोनों के जिस्म हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरे। ब्लैक बेयर बॉस तमतमाता हुआ उठ खड़ा हुआ, गुस्से से चेहरा मरोड़ते हुए। उसने कमर से भारी हथियार निकाली। घमंडी कमीने, मेरे अड्डे पर आकर अकड़ दिखाता है, ले ये वार। उसने पूरी ताकत से हथियार लिन बेई के सिर पर मारा, लेकिन अगले ही पल हथियार के बीच से गहरी दरार निकल गई। बैंडिट बॉस की आंखें फटी रह गईं। ये इम्पॉसिबल है, मेरा वेपन। लिन बेई हल्के से हंस पड़ा। अरे अफसोस, इतना शानदार हथियार चकनाचूर हो गया। वाकई बहुत बड़ा लॉस है। फिर लिन बेई बिना कुछ बोले आगे बढ़ा और उसके गले पर हाथ जकड़ दिया। उसने भारी आदमी को हवा में उठा लिया। बॉस की आंखें फटी, सांस रुकने लगी। फिर लिन बेई ने धीरे से उसे छोड़ दिया। वह जमीन पर लुढ़क कर कराहने लगा। उसकी आवाज शांत, हल्की खिल्ली भरी थी। शुरुआत में तेरा अहंकार मुझे अच्छा लगा। जल्दी कर, जो चीजें हैं दे दे। हाँ। बैंडिट बॉस घिसटता हुआ उठकर अपने लोगों पर चिल्लाया। जल्दी करो, वो लाओ अभी। एक ट्रे दौड़ा कर लाई गई, जिस पर गहनों और कीमती सामान से भरा हुआ पाउच रखा था। लिन बेई ने उसे ध्यान से देखा। इतना ही? कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं? बॉस जमीन पर पड़ा था, उसका शरीर कांप रहा था। उसने दबी हुई लेकिन गूंजती आवाज में कहा, बिल्कुल नहीं, यही सब कुछ है। लिन बेई ने तंज भरी मुस्कान दी और आदमी की छाती से उतर गया। बहुत अच्छा, मैं चल रहा हूं। तुम्हारे अड्डे में अभी भी संभावनाएं हैं और उम्मीद है तुम उन्हें सही तरह से पकड़ोगे। अगर मौका मिला। उसकी आंखों में ठंडक चमकी। मैं फिर आऊंगा। बॉस चुपचाप देखता रहा। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। जब लिन बे और चिंगशुई की चीफ पहाड़ी रास्ते से नीचे गायब हुए तो उसने जमीन पर मुंह फोड़कर झटका मारा और दहाद्दा नसें उभरी हुई। मैंने कभी इतनी बेइज्जती नहीं सही। भाइयों, जत्था जमा करो, मैं चिंगशुई सिटी को तबाह कर दूंगा। रास्ते पर लौटते हुए चीफ ने सिर तिरछा किया। बॉस, तुमने उन्हें खत्म क्यों नहीं किया? आम तौर पर तुम इतने नरम दिल के नहीं होते। लिन बे के होंठों पर शरारती मुस्कान आई। इसे मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हें क्या लगता है वे आगे क्या करेंगे? चीफ ने तुरंत उत्तर दिया,
वो बदला लेने के लिए सारी शक्ति जमा करेंगे। अगला कदम, वह जरूर चिंगशुई सिटी पर हमला कर। बिल्कुल। तभी उसके दिमाग में चिद्दक उठा, आंखें चमकी। समझा, जब वे यहां मार्च करेंगे तो हर नजदीकी ताकत भी इस झगड़े में खींची जाएगी। अगर हम इंतजार करेंगे तो हमें किसी का पीछा नहीं करना पड़ेगा, वे सब सीधे हमारे पास आकर घुसेंगे। लिनबेई ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर एक बात तुमने गलत समझी। चीफ जरा चकराई। लिनबेई की आंखें सिकुड़ी। हम चोरी नहीं कर रहे, याद रखो, हम बोरो कर रहे हैं। कुछ दिनों में चिंगशुई सिटी अजीब तरह से शांत हो गई। हॉल के भीतर लिनबेई अपनी कुर्सी पर सुस्त होकर टिक गया। 5 दिन हो गए, अभी तक वे क्यों नहीं आए? चीफ गंभीर एक्सप्रेशन के साथ आगे बढ़ी। बॉस, जब हमने ब्लैक बेयर विलेज से बोरो की हुई चीजें शहर भर में बांट दी तो अब लगभग कुछ भी बाकी नहीं रहा। तुम्हें आगे की योजना बनानी चाहिए। लिनबेई उबासी भरी खड़ा होकर तन के खिंचाव किया। और इंतजार नहीं कर सकता, पहल हम करेंगे। ठीक उसी वक्त एक मैसेंजर सांस फूलते हुए पर चेहरे पर बड़ी मुस्कान लिए अंदर आया। बॉस, वे आ रहे हैं, वे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। लिनबेई और चीफ ठहर गए। फिर दोनों की आंखें एकदम चमक उठीं जैसे लॉटरी जीत ली हो। कितने? लिनबेई ने पूछा, आंखों में चमक। आदमी ने अपना हाथ बेतहाशा लहराया। बहुत ज्यादा, बहुत सारे। चीफ की आंखों में उत्तेजना के चिंगारे उभरे। बॉस, यही तो मौका है। लेकिन लिनबेई ने तिरछी नजर से अजीब से भावों के साथ चीफ को देखा। बाहर चिंगशुई सिटी के सामने 3 शख्स धीरे धीरे ठहरे हुए कदमों से चले आ रहे थे। आगे चलता मोटा आदमी था जिसने एक विशाल ब्रॉडसोर्ड कंधे पर टांगा था, एक आंख पर काली आई पैच। उसके साथ एक लंबा आदमी था, सिल्वर बालों वाला, एलिगेंट लिबास में जेड फैन से सुस्त होकर पंखा मार रहा था। आखिरी में एक जवान लड़की लाल कपड़े में, होठों पर शरारती मुस्कान ली। उनके पीछे ब्लैक बेयर बॉस चल रहा था, अभी भी छोटों का दर्द लिए, आंखों में जलन। उसने चिंगशुई की तरफ उंगली की ओर गर्जा। भाइयों बहनों, आज उस लड़के की त्वचा और हड्डियां मैं छीलकर अपनी नफरत मिटाऊंगा। एक आंख वाले आदमी ने अपनी तलवार खींची, लोहे की खनखनाहट में। चिंता मत करो चौथे भाई, हमारे 4 मुख्य शिविरों में एक ही स्पिरिट है। अगर उसने तुम्हें अपमानित किया तो उसने हम सबको अपमानित किया है। सिल्वर बालों वाले आदमी ने शांत खेलती सी मुस्कान दी। चौथे भाई, निश्चिंत हो, आज 4 गांव मिलकर इस शहर को भस्म कर देंगे। पर लाल पोशाक वाली लड़की ने अपने बाल के लट को उंगली में लपेटते हुए आंखों में चमक ली कहा, अगर हमें कोई हैंडसम लड़का मिला तो उसे मत मारना, उसे मेरे लिए छोड़ देना।